आओ बेटे शुरू करें अपना आज का चैप्टर, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें क्या है बेटा अपना कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल थर्ड। ध्यान रखना ये, क्योंकि ये रिविजनरी क्लास है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, फटाफट से सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, ठीक है। और सेलेक्टेड क्वेश्चन हमें करने हैं। क्वेश्चन दो ही तरह के, या तो बेटे कॉन्सेप्चुअल जिसमें सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो, या फिर कॉम्प्लिकेटेड, बस दो ही तरह की चीजें जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। आइए फिर लेट्स स्टार्ट। शेड्यूल थर्ड के अंदर कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हमने बात की थी बेटे अपने रेगुलर क्लास में, तो मैं आपको वहीं से नोट्स दिखा रहा हूँ। क्या इस चैप्टर के अंदर हमारी दो चीजें हैं जो हमें करनी होती है। नंबर वन, थ्योरी, जो लीगल थ्योरी होती है, ठीक है, वो आपको बेटे रेगुलर क्लास में भी बताई जा सकती है, यहाँ पर नहीं। यहाँ हम काम करेंगे सिर्फ उतनी बात जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। वैसे क्या है इसमें, इस चैप्टर में ओवरऑल क्या है ये आपको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर ना एक ऐसा चैप्टर है जो है तो सबसे प्यारा और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली काम आने वाला, लेकिन सबसे ज्यादा बिखरा हुआ चैप्टर है। पता ही नहीं होता सीधा कौन सा कहाँ पे। कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि चैप्टर शुरू कहाँ से और खत्म कहाँ पे। मैं मुंह पे बोल रहा हूँ ये बातें, एग्जाम हम देने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बातें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें जितनी जल्दी हम रियलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं उतनी जल्दी हमारा काम वहां से सीखना, समझना और डेवलप करना शुरू हो जाता है। इस चैप्टर के अंदर थ्योरी है बेटे और फॉर्मेट है, ठीक है। थ्योरी कौन सी बेटे, लीगल थ्योरी। शेड्यूल थर्ड क्या है कंपनी का, शेड्यूल थर्ड के पार्ट वन पार्ट टू, मैनेजर रेमुनरेशन के थ्योरी, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। क्या थ्योरी तो हम लोग नहीं करेंगे अभी, लेकिन हाँ इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकली है उसको क्विकली पूरा फॉर्मेट रिवाइज करके हम लोग बात करेंगे फिर क्वेश्चन। यहाँ पर जो बेसिक फॉर्मेट है शेड्यूल थर्ड का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो बेसिक फॉर्मेट है, उसके साथ में बेटे एडजस्टमेंट्स है जो हमें ध्यान में रखनी है। हमारा स्टडी मैट इन फाउंडेशन वाले एडजस्टमेंट को भी लिए बैठा है क्वेश्चन में, बिल्कुल जी, बिना उसके क्वेश्चन होते ही नहीं है। लेकिन हमारा स्टडी मैट सी फाउंडेशन वाले एडजस्टमेंट के बारे में कोई अलग से थोड़ा जिक्र करता है। वो ये थोड़ा बताएगा भाई डेफिनेशन कैसे लगाते हैं वो करो, रिजर्व फॉर बैड डेट्स कैसे बनाते हैं वो करो, ऐसा नहीं होगा कभी भी। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का क्या एडजस्टमेंट होता है वो करो, ये सब बातें हमारा स्टडी मैट बिल्कुल जिक्र नहीं करता है। वो मानता है कि ये चीजें इंप्लाइड है, बच्चे को पहले से फाउंडेशन में क्लियर है। हाँ, जो चार एडजस्टमेंट स्पेशल एडजस्टमेंट्स हैं, जिनमें से मैं कह सकता हूँ कि इफेक्टिवली तीन एडजस्टमेंट है, क्योंकि ये जो रिजर्व वाली एडजस्टमेंट है इसमें तो मामला ये हो गया है कि भाई कुछ करना है तो कर दो, नहीं करना है तो मर्जी आपकी। वो पहले था जमाना, कई बच्चे जो ओल्ड वाला शेड्यूल थर्ड पढ़ के बैठे, ओल्ड वाला 1956 का जो रिवाइज पढ़ के बैठे हैं और सोचते हैं कि भाई वही बस सेक्शन नंबर चेंज हुए हैं, वही हमारा शेड्यूल थर्ड है, बेटे वो यहाँ पे गलत कर रहे हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो जो बच्चे टच में आ रहे हैं उनके पास में कुछ बेसिक चीजें छुटी हुई हैं जो बहुत पहले अमेंड हो चुकी हैं। तो मैं इसलिए उन अमेंडमेंट्स की भी बात करूंगा यहाँ पे, जो आई तो काफी टाइम हो गया, जो लेटेस्ट आई हुई थी इसमें काफी टाइम से, लेकिन बच्चे को उनके बारे में कहीं को मैंने देखा पता ही नहीं है। बेटा रिजर्व में चेंज आ चुका है काफी टाइम पहले। पहले होता था ऐसा क्या कि भाई रिजर्व में इतने से इतने का डिविडेंड है, बांटना चाहते हो तो इतना पैसा आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। वो जो स्लैबिंग है वो पहले होती थी, अब वो बहुत पहले हट चुकी थी। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों ने कई सारी बातें ऐसी बताई हैं जो बहुत पहले आई हुई थी, बहुत पहले उनमें चेंज आ चुका था। तो मैं इस बात को इसलिए यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। रिजर्व में तो बहुत पहले अमेंडमेंट आ चुका था ये कि भाई अब कोई भी पैसा आपकी मर्जी, आप ट्रांसफर करो या ना करो, कोई मिनिमम स्लैब रेट नहीं है कि आपको डिविडेंड बांटने से पहले इतना पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करना है। होता भी क्या है बेटा, रिजर्व है मतलब आपका खुद का प्रॉफिट है। अब वो प्रॉफिट आप अभी ले जाओ या उठा करके रख दो और बाद में ले जाना, ये तो भैया आपकी मर्जी। तो इसलिए बेटे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी पैसा है उसको आपको कितना आप उठा करके रखना चाहते हो, ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि घर में खाना बना, हम कितना खाना उठा करके रखें और कितना अभी खा लें, ये हमारे अपनी चॉइस है, ठीक है। तो उन्होंने चॉइस दे दी, लो नहीं, यही जितना मन करे उतना रखो, नहीं रखना तो मत रखो। तो इफेक्टिवली मैं देखूं तो हमारे यहाँ बस तीन एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस, डिविडेंड और मैनेजरियल रेमुनरेशन। क्या, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस, रिजर्व, सॉरी डिविडेंड और मैनेजरियल रेमुनरेशन। जब ये तीनों एडजस्टमेंट हो जाती हैं और हमारा बेसिक फॉर्मेट हो जाता है, तो कुछ इंप्लाइड बेसिक
फाउंडेशन वाली एडजस्टमेंट्स के साथ में आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वगैरह वगैरह के साथ में यहाँ पर ये फिर कंप्लीट क्वेश्चन आता है जी। जब ये आता है बेटे 16 मार्क्स का आता है और ज्यादातर यही पूछा जाता है। बेटे आपको एक बात ध्यान रखना, आपको कंप्लीट क्वेश्चन की रिटन में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी दो वजह है, सिर्फ एग्जाम ही नहीं, प्रैक्टिकली भी ये चैप्टर बहुत यूजफुल है। ठीक है, मैं आपको जो भी बातें बता रहा हूँ इनमें से एक भी बात ऐसी नहीं है जहां पे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई सावधान रहो, तो मतलब वहां पे आप इधर उधर हो जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत 100% होगी अगर आपने नहीं सुना तो। कंप्लीट क्वेश्चन की आपको रिटन में प्रैक्टिस करनी है। जब ये नंबर आएगा तो बेटे 16 नंबर का आएगा। बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट रहता है कि जी मेरे को तो आता है, मैं तो जी कॉमर्स साइड का हूँ। सबसे ज्यादा फेल होने वाले का परसेंटेज कॉमर्स साइड का है, और उसमें सबसे बड़ा नालायक क्या क्या नालायकी क्या करते हैं हम लोग, आता है। इस वजह से साइंस साइड वाला सबसे आगे निकल जाता है। रीजन, वो बहुत जल्दी जल्दी सीख करता है क्योंकि उसको पहले से तो मेहनत करने की आदत हो रही होती है, और वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं चलता जीरो से। तो आज अगर हम लोग रिवाइज भी कर रहे हैं ना, तो हम उसी सेंस ऑफ फीलिंग के साथ करें कि हमने नहीं पढ़ रखा है चैप्टर बिल्कुल भी। विश्वास मानो आपको मजा आएगा। जो मेरी रेगुलर क्लास की नोट्स है मैं इसी आपको वहीं से कराऊंगा, और आपकी कई सारी छुट्टी हुई चीजें शायद मैं उसको कराने में सक्षम हो जाऊं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बेटे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेट से। फॉर्मेट से शुरुआत करते हैं जी। फॉर्मेट में कई सारी चीजें हैं बेटे जो क्लैश होती हैं। ठीक है, आइए जी। तो कंपनीज का जो बेसिक छोटा सा थ्योरी बता के चलता हूँ। कंपनी में बेटे दो कंपनी है, स्पेशल एक्ट वाली कंपनी और शेड्यूल थर्ड वाली कंपनी। शेड्यूल थर्ड के लिए फॉर्मेट जो है, शेड्यूल थर्ड का यहाँ पे दे रखा है जी। ठीक है, और जो स्पेशल एक्ट वाली कंपनी है उनके जो फॉर्मेट है वो स्पेशल, उनके जो एक्ट बने हुए हैं। तीन ही तरह की कंपनी है जी। सर्विस कंपनी जो पहले आईपीसीसी के ओल्ड सिलेबस में हुआ करती थी, वहां से भी इलेक्ट्रिसिटी हट गया था, फाइनल में चला गया था। आओ जी, बैंकिंग, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी। बैंकिंग का एक्ट है बैंकिंग एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। वहां पर उनका अपना एक फॉर्मेट दे रखा है। वहां पर बेसिकली हो क्या रहा है, क्योंकि रिविजन क्लास में सीधा सीधा काम की बात बोलता हूँ बेटे। वहां पर शेड्यूल्स के नंबर फिक्स है। हमारे यहाँ बैलेंस शीट में क्या है, नोट्स टू अकाउंट्स है। हमारे यहाँ एसओपीएल में क्या है बेटे, नोट्स टू अकाउंट्स है। उन नोट्स, पहली बात तो यहाँ पे क्या है, नोट्स टू अकाउंट्स, और उधर क्या है उनके फॉर्मेट में शेड्यूल। पहले यहाँ पर भी शेड्यूल हुआ करते थे, अमेंडमेंट आ चुकी थी, है ना। उसी टाइम पर यहाँ पर वर्ड चेंज हो गया था, रीनेमिंग हुई थी। रीनेमिंग क्या हुआ था, नोट्स टू अकाउंट्स बोला गया था शेड्यूल्स को। पहले यहाँ भी शेड्यूल हुआ करते थे, वहां पर अभी भी क्या है, शेड्यूल पड़े हैं। बैंकिंग में जो बैलेंस शीट है उसमें नंबरिंग कैसे होती है, वहां नोट नंबर नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, शेड्यूल नंबर। ओके, दूसरी बात, वो शेड्यूल नंबर फिक्स है वहां पे। हमारे यहाँ कंपनीज एक्ट में क्या होगा, जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, नोट नंबर जिसका है, जिसका मन करा वर्किंग नोट बनाने का उसको नंबर दे दिया, और लगा कि नहीं भाई वर्किंग नोट बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम बैलेंस शीट में काम करके चला लेंगे वहां पे काम, तो हम उसको नोट नंबर कोई देते भी नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे बेटे कभी कभी क्या होता है, शेयर कैपिटल एक ही कैपिटल है, तो एक बच्चा होगा एग्जाम में वो क्या करके लाएगा, सीधा सीधा लेगा शेयर होल्डर फंड, और वहीं पे ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस, इतना सा काम कर देता है बच्चा वहीं पे। तो बच्चे का नंबर उसको भी पूरा नहीं। लेकिन दूसरा बच्चा होता है वो कहता है कि नहीं मैं थोड़ा सा और प्रेजेंटेशन वर्क करना चाहता हूँ, वो क्या करता है, शेयर होल्डर फंड हेडिंग डालेगा और उसका एक नोट नंबर डाल करके अलग से नोट बनाएगा नोट्स अकाउंट्स में। वो वहां पर लिखेगा शेयर कैपिटल, उसके अंदर ऑथराइज, पेड अप, इक्विटी, पेड अप वगैरह वगैरह, फिर लिखेगा वहां पर रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, दोनों बच्चे सही हैं, दोनों के नंबर पूरे हैं, लेकिन फ्रेमिंग चेंज हो जाती है। नोट नंबर किस बच्चे ने दिया, सेकंड वाले ने। तो यहाँ पर ऐसा किया जा सकता है कि नोट नंबर वो अपनी मर्जी से दे दे, लेकिन यहाँ पर नोट नंबर फिक्स है। नंबर वन कैपिटल का है तो कैपिटल का है, वो किसी और को नहीं दे सकते। तो कहने मतलब क्या है, इसमें बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी में ऐसा है, इनके शेड्यूल नंबर फिक्स हैं। ठीक है, इनका फॉर्मेट इरडा, जैसे ये है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट, इनके अंडर में एक अथॉरिटी होती है इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। ए फॉर एक्ट भी होता है, ए फॉर अथॉरिटी भी होता है। जैसे ट्रैफिक एक्ट होता है तो ट्रैफिक कंट्रोलर होता है वहां पर, ऐसे ही वहां पर एक्ट होता है, एक्ट के नीचे क्या होती है, अथॉरिटी, जो उसको कंट्रोल करा रही होती है। बातें क्यों बता रहा हूँ, कई बार इधर उधर हो जाती हैं चीजें। बेटे इसका भी फॉर्मेट दे रखा है, इसका भी शेड्यूल नंबर फिक्स है। ठीक है जी, जो आईपीसी से ओल्ड सिलेबस वाले उन्हें तो पढ़ने हैं दोनों के दोनों। इलेक्ट्रिसिटी तो बेटे आपको पता है उनको भी नहीं पढ़ना, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट में बेटे कोई फॉर्मेट नहीं दे रखा, वो तब तक क्या कर रहे हैं, शेड्यूल थर्ड से काम चला रहे हैं। क्या ये एक्ट रो रहा है, देखो आंसू दिख रहे हो उसके टपाटप टपाटप, क्या कह रहा है कि मेरा कोई फॉर्मेट ही बना है, बड़ा बड़ा दुखी है मेरा, मेरा कोई नहीं है। मेरा चिंता मत कर, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है, बोलो जल्दी। कंपनीज में कंपनीज 2013। ओके जी, ओके, चलो जी। फिर बेटे कुछ कहानी थी, किसको बोलते हैं,
बस एक लिस्ट आप देख लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बैलेंस शीट, एसओपीएल, नोट्स टू अकाउंट, स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन इक्विटी और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये पांचों चीजें हम काउंट करके तब हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन क्या हमारे यहाँ पे एक क्लाइंट है, आने वाला है अभी भी, मेरे भी कुछ क्लाइंट है, तो वो क्या करते हैं प्रैक्टिस में, वो कंपनी बना रखी है, छोटा क्लाइंट है, उसकी टर्नओवर भाई यही है 50 लाख के आसपास। तो क्या मैं उससे बोलूँ कि बेटे कि भैया तुम कैश फ्लो बनवाना है तुम्हें? बिल्कुल गलत। तो मुझे पहले पता तो होना चाहिए कि भाई कैश फ्लो किससे माना है। पता चला परचून वाला है, वो कह रहा है कि भाई साहब मेरा परचून का काम बहुत बढ़िया चल रहा, पर मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा ना कल को कोई मेरी लायबिलिटी आ जाए। तो हम क्या करते हैं, हम सजेस्ट करते हैं प्रोफेशनली कि भैया कंपनी बना ले, कंपनी बनाएगा तो हर महीने जीएसटी रिटर्न भरवाएगा नालायक, और हर क्या करेगा साल भर में अपनी एनुअल रिटर्न भरवाएगा, है ना, कितनी बार फीस आएगी। ऐसे सजेशन मार्केट में लोग देते हैं। तो लेकिन उसको ये मत कह देना कभी भी भाई कैश फ्लो भी बनवाना है तेरे को, क्योंकि फिर वो समझ जाएगा। क्योंकि बेटे ये चीज कुछ ऐसी होती है जो सिर्फ बड़े बड़े उसको बनानी होती है। तो क्या बेटे कैश फ्लो क्या सभी के केस में बनाते हैं हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट? नो, इन तीनों के केस में नहीं बनाते थी, ठीक है, बाकी के केस में यस। नेक्स्ट, फिर कुछ बेटे लीगल रिक्वायरमेंट थी, कुछ बातें थी। आइए जी फॉर्मेट पे चलते हैं। फॉर्मेट हम सब ने पढ़ रखा है, फॉर्मेट हम सब ने पढ़ रखा है, एक क्विक रिकॉल फॉर्मेट का, फिर क्विक रिकॉल उसका जो जो चीजें क्वेश्चन में दिक्कत करती हैं फॉर्मेट में किस जगह पे जाएंगे डिसाइड करने में, है ना। तो क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस करके जिन पॉइंट्स में हम लोग पहुंचते हैं, मैंने वो पॉइंट की आपको कंप्रिहेंसिव लिस्ट बनवा रखी है, जो जो बच्चे रेगुलर क्लास में पढ़ रहे थे। कोई बात नहीं, जो बच्चे अभी रिवीजन में आए, देखो उतनी प्रैक्टिस तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ इतनी प्रैक्टिस जरूर हो जाएगी कि डाउट आपके एक भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो पहले जरा एक बेसिक फ्रेमिंग कर लेते हैं हम लोग। क्या शेड्यूल थर्ड में पार्ट वन, शेड्यूल थर्ड में पार्ट वन। अब बेटे एक चीज यहां पर आपको देखनी होगी, क्या आओ जी, एक चीज आपको यहाँ पर देखनी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ, बस एक मिनट। कहाँ गया, ये रहा। चलो जी, चलो पहले यहीं पे ही करते हैं काम को, इसी काम को, कि भाई चलो इसी में करते हैं। शेड्यूल थर्ड का जो पार्ट वन है वो किसका है बेटे, बैलेंस शीट का, और जो पार्ट टू है वो किसका है, हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। किसका है, एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। लायबिलिटीज में क्या है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, ठीक है। ध्यान रखना करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, शेयर होल्डर फंड्स। मैं क्लास में हमेशा आपको प्रैक्टिस क्या कराता हूँ, हमेशा मैं कहता हूँ नोट नंबर डाल दो, चिंता मत करो, चाहे शेयर कैपिटल हो क्यों ना हो, आप नोट नंबर में जाके लिखना। ये बैलेंस शीट एक समराइज बैलेंस शीट दिखाई देगी बहुत अच्छे वाली। नोट नंबर वन, नोट नंबर टू, यहाँ पे मैंने कहा था हमेशा क्या बेटे, इसका कभी भी आपको नोट नंबर नहीं डालना है, आया तुरंत के तुरंत डैश, आया तुरंत के तुरंत डैश, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट तब मिलती है जब शेयर इशू हो रहा होता है और हम लोग वेट कर रहे होते हैं 90% सब्सक्रिप्शन का, ठीक है, ठीक है, तब मिलती है। अच्छा, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, अगला क्या, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन वर्ड इसके साथ में है, ठीक है। तो जितने भी नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या होगा, शुरू के 3 आइटम होंगे वहां पर, और चौथा पॉइंट क्या होगा, उन तीनों में प्रोविजन। ऐसे करंट लायबिलिटीज में क्या होगा, शुरू के 3 आइटम होंगे और उसमें क्या होगा, चौथा पॉइंट क्या होगा, उन तीनों पर प्रोविजन। नेक्स्ट, असेट्स, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। बेटे इसका लोग भूल जाते हैं नोट नंबर डालना, ये भी एक नोट्स टू अकाउंट्स का पार्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, कॉन्टेन लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स, ठीक है। ये गलती नहीं होनी चाहिए। किसको बोलते हैं कॉन्टेन लायबिलिटी, किसको बोलते हैं कमिटमेंट, बात करेंगे। आइए जरा, करंट असेट्स किसको कहते हैं जी, मैंने आपसे बताया था, क्या चारों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई तो बन गई हमारी क्या, करंट असेट्स, क्या बन गई, करंट असेट्स। अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो क्या बन गई हमारी, नॉन करंट एसेट। क्योंकि नॉन करंट एसेट क्या कहते हैं कि भैया जो नहीं है करंट, जिसमें करंट नहीं चल रहा है वो है नॉन करंट, ठीक है। और जिसमें करंट चल रहा है, कब चलेगा करंट, जब इनमें से कोई एक बात वहां पर मिलने वाली होगी तब, इनमें से कोई भी एक बात अगर वहां पर मिलने वाली होगी तब, ठीक है जी। आइए जी, करंट असेट्स। तो सबसे पहले बेटे एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको याद करने का एक तरीका बताया था, मैंने आपको एक तरीका बताया था याद करने का। कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको हमें पढ़ लेना है ना, उसे बोलते ही हमारा सारा याद है, 12 महीने, ऑपरेटिंग साइकिल, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, प्राइमरली हेल्ड फॉर ट्रेड, ठीक है, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, एक नोट रेस्ट्रिक्टेड, चलो कोई नहीं इसी को ऐसे कर लेते हैं, अनलेस रेस्ट्रिक्टेड, ये दो वर्ड, क्या, जल्दी बोलो, पाप लगेगा जो नहीं बोलेगा, 12 महीने,
नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, प्राइमरली हेल्ड फॉर ट्रेड, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नॉट रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है जी। कोई दिक्कत किसी को? इसी से आपको याद आ जाएगा 12 महीने नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, प्राइमरली हेल्ड फॉर ट्रेड, और और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नॉट रेस्ट्रिक्टेड। हाँ जी, बहुत अच्छे। तो आइए बेटे, ये क्या है बेटे, सारी बातें किस पे हैं, रिलाइज पे। क्या ये हम किस डेट पर चेक करेंगे, ध्यान रखना, यहाँ बड़ा खतरनाक पॉइंट है। यहाँ पर जो भी चीज हम चेक करते हैं वो कहाँ से देखते हैं, हमेशा काउंटिंग कहाँ से होती है पीरियड की, बोलो कहाँ से होती है, रिपोर्टिंग डेट, मतलब बैलेंस शीट की डेट पे खड़े हो गए और देख रहे हैं अगले 12 महीने। ठीक है, बैलेंस शीट की डेट पे खड़े होकर देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं, अगले 12 महीने में क्या चीज है जो हमारी रिलाइजेबल है। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मैंने वहां इन्वेस्टमेंट में बताया था आपको, तो आपका लिंक बना देता हूँ। इन्वेस्टमेंट को हम क्लासिफाई करते हैं 12 महीने के हिसाब से। तो हम ये देखते हैं कि वो 12 महीने के अंदर अंदर है तो शॉर्ट टर्म, अदरवाइज लॉन्ग टर्म। तो वो 12 महीने कहाँ से काउंट करते हैं इन्वेस्टमेंट के चैप्टर में, बेटे वो 12 महीने हम लोग काउंट करते हैं कहाँ से जी, कहाँ से, एक्चुअल डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। लेकिन यहाँ पर हम 12 महीने कहाँ से करेंगे बेटे, बैलेंस शीट की डेट से। तो बैलेंस शीट की डेट से जो 12 महीने हैं वो यहाँ पर हम लोग बेस लेंगे, और वहां पर डेट ऑफ एक्विजिशन, ये ध्यान रख लेना। तो ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर कोई चीज ऐसी हो जो 12 महीने के बाद की हो, तो क्या बन जाए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैं उसको यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोल रहा हूँ, करंट एसेट बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों? पॉइंट नंबर सेकंड, वो ये कहता है एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज और इंटेंडेड टू बी कंज्यूम्ड और टू बी सोल्ड विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। कि अगर हमने किसी चीज को नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर रियलाइजेशन के लिए या कंजम्पशन के लिए या सेल करने के लिए हेल्ड कर रखा है, तो ऐसे केस में हमारी एसेट्स क्या बन जाती है, हमारी करंट एसेट्स। ये जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है बेटे, ये जरूरी नहीं कि 12 महीने के अंदर ही हो, ये बेटे 12 महीने के बाद भी हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल मतलब जो हमारी ऐसी एसेट्स हैं जो रिकन्वर्ट हो रही हैं कैश में, तो कितने टाइम के अंदर कैश दोबारा से वापस कैश में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। नॉर्मली कितने टाइम में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर जी? आओ बेटा, अगला पॉइंट फिर है बेटा प्राइमरी हेल्ड फॉर ट्रेड। कि अगर मान लिया हमने कोई भी चीज ऐसी है, कोई भी चीज ऐसी है जो हमने एक्सक्लूसिवली स्पेशली किसके लिए हेल्ड कर रखी है बेटे, ट्रेडिंग के पर्पज से, तो वो हमारी क्या रहेगी, हमारी करंट एसेट्स। अब जैसे डेटर है, डेटर तो बेटे 12 महीने से ज्यादा अगर रियलाइजेबल होंगे तो कहाँ जाएंगे वो, 12 महीने से भी निकल के बाहर और ऑपरेटिंग साइकिल से भी निकल के बाहर, तो कहाँ जाएंगे, नॉन करंट में। लेकिन अगर डेटर्स 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल दोनों में से किसी में भी कवर हो गए तो कहाँ आ जाएंगे हमारे कहाँ पे आ जाएंगे बेटा, करंट एसेट्स में। अब सारे बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। क्या है सर क्वेश्चन, कि स्टॉक बताओ जी, अगर कोई मेरा स्टॉक ऐसा है जो 12 महीने के बाद ही जाकर के रियलाइज होगा और ऑपरेटिंग साइकिल के भी बाद में जाकर के रियलाइज होगा, तो जल्दी से बताएंगे मुझे बच्चे कि ऐसा स्टॉक मेरा करंट एसेट्स होगा या नॉन करंट एसेट्स होगा। ऐसा स्टॉक मेरा करंट एसेट्स होगा या फिर नॉन करंट एसेट्स होगा, मैं वेट कर रहा हूँ जी। ऐसा स्टॉक मेरा करंट एसेट्स होगा या नॉन करंट एसेट्स होगा। बेटे मैसेज करो जल्दी जल्दी, दो बच्चों ने मैसेज किया बस, बोलो जी, स्नेह, जानवी, निधि। अगर स्टॉक मेरा 12 महीने के बाद रियलाइजेबल होगा और ऑपरेटिंग साइकिल से भी ऊपर निकल गया, तो वो करंट एसेट्स होगा या नॉन करंट एसेट्स होगा, और होगा तो किस पॉइंट की वजह से होगा। एक बच्चे ने बोला नॉन करंट, दो बच्चे ने बोला नॉन करंट, तीसरे बच्चे ने भी बोला नॉन करंट। निधि किस वजह से होगा जो आपने आंसर दिया, रीजन बताओ बेटे, रीजन बहुत मैटर करता है। हाँ जी बेटा, आंसर इज करंट एसेट्स। स्टॉक हमेशा करंट एसेट्स होगा, ये सामने स्क्रीन पे भी लिखा हुआ था वैसे। क्यों होगा जी, उसके पीछे कारण है, क्योंकि स्टॉक हमने प्राइमरली हेल्ड फॉर ट्रेड है।
स्टॉक किस में आता है? वेरी गुड आशीष, प्राइमरली हेल्ड फॉर ट्रेड, क्योंकि वो हमने ट्रेडिंग के लिए उठा करके रख रखा है, ठीक है। प्राइमरली हेल्ड फॉर ट्रेड, अब उसे चाहे जन्मों जन्मांतर रखे रखो, पीढ़ी दर पीढ़ी वो स्टॉक रखा, अभी तक बिक ही नहीं रहा। बेटे ध्यान से, हालांकि वो नॉन मूविंग हो जाता है, तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, क्या एक जनरल क्राइटेरिया में हम लोग बात करें तो स्टॉक करंट एसेट्स रहता है हमेशा, क्योंकि वो प्राइमरली हेल्ड फॉर ट्रेड है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अनलेस अनलेस उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन ना लग रही हो कि भाई उसको 12 महीने से पहले हम किसी चीज में यूज नहीं कर सकते, या तो किसी लायबिलिटी के सेटलमेंट में या फिर कैश के विड्रॉल में। तो मुझे जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, बताओ बेटे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमारे करंट एसेट्स होंगे या नहीं होंगे? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आप समझ रहे हो ना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो ये 13 ने बोला कि भाई 12 महीने के अंदर अंदर रिलाइजेबल है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो हमारे करंट एसेट्स होंगे या नहीं होंगे? अच्छा, डिपेंड्स किसने लिखा? डिपेंड्स किस लिए लिखा बेटा? डिपेंड्स किस लिए लिखा? डिपेंड्स तो आ ही नहीं सकता, हमेशा वो हमारे करंट एसेट्स ही होंगे। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट एक पॉइंट मैं आपको बता दूं ताकि आप थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक कर ले आराम से। जल्दी से बताओ, एफडी 50 साल की एफडी कर रखी है, देखिए कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर देगा, बताओ बेटे। एफडी हमारे लिए करंट एसेट्स होगी या नॉन करंट एसेट्स होगी? 50 साल की एफडी है। जो बच्चे अभी यहाँ पे देख रहे हैं, जो बच्चा इसको प्रीमियरिंग में देख रहा होगा, बेटे दोनों बच्चों से मुझे आंसर चाहिए। एक बच्चे ने कहा लॉन्ग टर्म, दूसरे बच्चे ने कहा नॉन करंट, तीसरे बच्चे ने भी कहा नॉन करंट। 50 साल की एफडी, हाँ खुशबू सही आंसर है बेटा। बेटे करंट एसेट्स होगा, सिर्फ एक ही बच्चे ने आंसर दिया, खुशबू ने, करंट एसेट्स। बेटे एफडी है, वो कैश के इक्विवेलेंट है, क्या? एफडी है और बेटा कैश के इक्विवेलेंट है। क्या आपको कोई रेस्ट्रिक्शन लग रही है कि आप एफडी तोड़वा नहीं सकते? क्या आप पे किसी की कोई रेस्ट्रिक्शन है कि आप एफडी तोड़वा नहीं सकते? आंसर इज नो। तो बेटे आपकी एफडी आपकी मर्जी है भाई, ब्याज के तो लॉस होगा, लेकिन आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि आप 12 महीने से पहले उसको तोड़वा नहीं सकते। ध्यान रखना, ये वो गलतियां हैं जो अक्सर होने वाले। हाँ हाँ भाई, 80C वाले भी, चिंता क्यों कर रहे हो? एफडी 5 साल से ज्यादा, 80C, ठीक है ना? तो मैं तो कह रहा हूँ। अच्छा, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम बता रहा है भाई, ध्यान रखना बेटा, क्या कि एफडी भी हमारा एफडी भी हमारा कैश इक्विवेलेंट होता है, तो कहाँ आएगा जी? हमारा करंट एसेट्स में आएगा, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। आगे चलते हैं, नॉन करंट एसेट्स यानी कि जो हमारी अदर देन करंट एसेट्स है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट बेटा, अगला पॉइंट। फिर हमारे कुछ क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जी, बाकी तो देखो सारे क्वेश्चन तो हो नहीं सकते, टाइम का थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह के आते हैं जी? इस तरह के आते हैं। सारे बच्चे इन्वॉल्व होंगे, बेटे वीडियो ऑन करो, पाप लगेगा उसे, देख लो जो वीडियो ऑन नहीं करेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन देखो सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे, और ये कहीं के नहीं बेटे, सारे स्टडी मेट के क्वेश्चन है जिनको हमने क्लास में एग्जांपल के रूप में किए। एक्सप्लेन विद रीजन वेदर द ट्रेड रिसीवेबल्स आर करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। बताओ बेटे, ऑपरेटिंग साइकिल है कितने का? 11 महीने का। और एक्सपेक्टेड रिलेशन कितने का है? 10 महीने का। ये उम्मीद की जा रही है कि भाई बैलेंस शीट डेट के 10 महीने के अंदर अंदर, देखो स्नेह ने तो ऑन कर लिया कि उसको डर लगता है पाप से, खुशबू कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, निधि को कोई टेंशन नहीं है, जानवी को कोई टेंशन नहीं है, आशीष भी, स्नेह भी, हाँ निधि ने भी ऑन कर लिया भाई। हाँ देख लो भाई, मैं बोला ना पाप लगेगा उसको जो वीडियो ऑन नहीं करेगा, बस शैतानो, जल्दी से मुझे आंसर दो। हाँ भाई जानवी, जल्दी बेटा तुम भी, खुशबू जल्दी बताओ। बताओ बेटे, करंट एसेस है कि नॉन करंट एसेस है? पहले वाला केस, करंट एसेस है कि नॉन करंट एसेस है? मैसेज करो जी, मैसेज करो। हाँ जी, सीए है या नॉन सीए है?
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब बच्चों के आंसर सही है भाई। 10 महीने के अंदर रियलाइज होगा, हाँ जी। 12 महीने का और ऑपरेटिंग साइकिल दोनों का अपर पार्ट ले लो, जो लेटर पार्ट है, 12 महीने और ऑपरेटिंग साइकिल जो दोनों में से बाद में आएगा, वो हमारी बाउंड्री लाइन है। इसके अंदर अंदर आएगा करंट असेट्स, है ना। तो ऑपरेटिंग साइकिल कितना, 11 महीने, और दूसरी कंडीशन क्या होगी उसमें, ऑपरेटिंग साइकिल के अलावा 12 महीने। दोनों में से लेटर कौन है बेटे, 12 महीने। 12 महीने की हमने सीमा बना ली, तो 12 महीने के अंदर रियलाइज हो रहा है, हाँ आंसर इज यस, 10 महीने। तो इसका मतलब क्या है बेटा, वो हमारे करंट असेट्स है। ठीक है, नेक्स्ट। वेरी गुड, बच्चे ने आगे भी आंसर देने शुरू कर दिया, बहुत अच्छे बेटा। एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसकी एक एक वैरायटी सारी कवर है, डोंट वरी। हाँ जी, सेकंड वाला पॉइंट, 11 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है जी, फिर से वही 12 महीने की लिमिट आएगी, है ना। रियलाइज कितने टाइम में हो रहा है जी, 12 महीने, तो करंट असेट्स है। दूसरे में, तीसरे में बताओ, 11 महीने ऑपरेटिंग साइकिल है जी, और रियलाइज कितने टाइम में होगा जी, कह रहे हैं जी 12 महीने में। तो फटाफट से मुझे बताएंगे विच एवर लेटर, रियलाइज कितने महीने, 13 महीने में रियलाइज होगा। तो 13 महीने में जो रियलाइज होगा, बताओ बेटे, करंट असेट्स है कि नॉन करंट असेट्स। हाँ जी, अगला नंबर, ये बेटे नॉन करंट असेट्स है, क्योंकि रियलाइज कितने में होगा, 3 महीने में। 3 महीने, सॉरी 13 महीने, 13 महीने कब आएंगे, आफ्टर बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन क्या है बेटा अपना, 11 महीने और 12 महीने विच एवर लेटर, ऑपरेटिंग साइकिल 11 महीने। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 बच्चों, पॉइंट नंबर 4 बेटा, पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि 14 महीने ऑपरेटिंग साइकिल है, तो 12 महीने और 14 महीने कौन सा लेटर है, 14 महीने, तो 14 महीने हमारी बन गई बाउंड्री लाइन, और रियलाइज के कब होगा जी, 13 महीने में होगा जी। तो ठीक है, ये भी हमारे क्या है, करंट असेट्स है। अगला फिफ्थ पॉइंट, 14 महीने है हमारा ऑपरेटिंग साइकिल, बेटे 14 महीने ऑपरेटिंग साइकिल है, और 12 महीने हमारा नॉर्मल क्या है, 12 मंथ वाला जो कंडीशन है, तो विच एवर लेटर 14 मंथ्स। तो अगर 14 मंथ के अंदर अंदर हो तो हमारी क्या है, करंट असेट्स। अभी कब रियलाइज हो रहा है बताओ, 15 मंथ, तो ये क्या हमारा नॉन करंट असेट्स। अगला क्वेश्चन पढ़े, आओ जी। बेटे फटाफट करो। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ये आपके लिए, सेल्फ के लिए। ठीक है, तो मैं चला, आगे चला, 1 2, स्क्रीनशॉट ले लिया, 1 2 3। बेटे अब करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं। करंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं, करंट लायबिलिटी कौन सी है बेटे, इन चारों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, एनी, ध्यान रखना करंट असेट्स में भी एनी था और यहां पर भी एनी है, इन चारों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो क्या बन जाएगी बेटे, वो बन जाएगी हमारी करंट लायबिलिटी। और अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो रहेगी हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। आई रिपीट, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई तो करंट लायबिलिटी, अगर एक भी नहीं तो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, अदर देन करंट लायबिलिटी। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात बेटे बिल्कुल ये समझ लो, आईने की तरह है। क्या मतलब सर, जैसे करंट असेट्स थी ना, करंट असेट्स में किसकी बात थी, लेने की बात थी, और यहाँ पे क्या है, देने की बात है। पता वहां पे पहली और दूसरी कंडीशन क्या थी सर, पहली कंडीशन थी 12 महीने, तो यहाँ भी 12 महीने, बस यहाँ पे एंगल है, पेयर एंगल है। वहां पे दूसरी कंडीशन क्या थी, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, उसमें रिसीव करना है, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है, उसके अंदर पे करना है, एक ही बात है। ठीक है, बिल्कुल डिक्टो सेम। तो मैंने आपसे क्या कहा, आपको बस कीवर्ड याद रखने, आपको बस क्या करना है बेटे, कीवर्ड याद रखें, 12 मंथ्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अब यहाँ पर लायबिलिटी भी प्राइमरली हेल्ड फॉर ट्रेड है बेटे। ये जिन बच्चों के पास ओल्ड सिलेबस था आईपीसीसी का वो जल्दी समझ सकते हैं इस पॉइंट को, क्योंकि बाकी बच्चों को थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है इसको नॉर्मली। री इंश्योरेंस होता है इंश्योरेंस कंपनी में,
जो री इंश्योरेंस होता है इंश्योरेंस कंपनी में, नए सिलेबस वाले बच्चे भी आराम से कैच कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मान लिया कोई कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, उसने क्या किया, आगे से इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा है और उसने बोल रखा है कि चिंता मत कर, अगर तेरा नुकसान हो तो 1 करोड़ का पेमेंट मैं करूंगी, पॉलिसी अमाउंट, बस मुझे 1 लाख रुपए 1 साल का प्रीमियम दे देना। अब ऐसे में क्या होगा, बाद में वो बैठ के इंश्योरेंस कंपनी वाले घर में बात कर रहे हैं, अरे यार ज्यादा लंबी तो नहीं फेंक दी, तो हाँ ज्यादा लंबी फेंक दी, ओहो अब क्या करें, कि कोई और देख लो इंश्योरेंस, अपना भी इंश्योरेंस करा लो दूसरी कंपनी से। तो वो क्या करते हैं ऐसे केस में, जो 1 लाख रुपए की जो लायबिलिटी है उसमें से जो है ना कुछ पार्ट, भाई लायबिलिटी में क्यों बोल रहा हूँ, जब तक वो एक्सपायर ना हो जाए समय, तब तक वो क्या है उसके लिए, वो इनकम नहीं बन सकता, वो क्या बनी रहेगी, लायबिलिटी। तो वो क्या करेंगे, वो इनकम किसी और को शेयर करते हैं। एक तरह से उन्होंने क्या किया बेटे, लायबिलिटी हेल्ड फॉर ट्रेड कर रखी है यहाँ पर, ठीक है जी। आइए जी अगला पॉइंट, तो पहले दूसरे पॉइंट तो आपके हो गए याद, हाँ 12 मंथ्स और नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, बस इस बात को हम वैसे बोलेंगे कैसे, इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड, वहां पे क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज, यहाँ पे क्या ड्यू टू बी सेटल्ड, सेटल्ड समझते हो, सेटल में बेटे कैश और नॉन कैश, हमारा ही कोई लायबिलिटी है जिसको हमने क्या किया, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने कहा भैया हमारे पास एक अच्छा खासा वो रखा है, सोफा रखा हुआ है, आप उसे ले जाओगे पैसे में, पैसे के बदले, तो उसने कहा ठीक है हम सोफा सेट ले लेते हैं। दोज आर आल्सो पार्ट ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट मे बी इन कैश और मे बी अदर देन कैश, तो सेटल बेटे उसको कहते हैं। इट इज ड्यू टू बी सेटल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, ठीक है ना, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। नंबर थर्ड, इट इज प्राइमरली हेल्ड फॉर ट्रेड, ठीक है ना, फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड। लास्ट पॉइंट बेटे याद है आपको, लास्ट वाले पॉइंट में करंट एसेट्स में क्या था, हाँ सर, कैश या कैश के इक्विवेलेंट, बशर्ते वहां पर नहीं हो रेस्ट्रिक्शन कि भाई आप उस एफडी को, आप उस चीज को, आप उसको 12 महीने के अंदर अंदर कैश में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, तभी वो आपकी कैश के इक्विवेलेंट मानी जाएगी। क्या कहा मैंने, असेट्स में क्या मान रहे थे हम लोग, कैश या कैश के जैसा, कैश के जैसा कब होता था वहां पर करंट असेट्स में, वहां पे होता था जब 12 महीने की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी कि भाई 12 महीने के बाद ही कैश में कन्वर्ट कर सकते थे, ऐसे ही यहाँ पर लायबिलिटी में भी ऐसी बात कह रहे हैं। बताओ बेटे लायबिलिटी में कौन डेफर करना चाहेगा, सर हम डेफर करना चाहेंगे, हम सोचेंगे ना कितनी जितनी देर में हमारी जेब से पैसा जाए, तो ये कहते हैं कि भाई अगर तुम्हारे पास ये अधिकार खत्म हो चुका है, क्या कि हम चाहें तो 12 महीने के बाद में उसको सेटल कर लें, क्या आप ऐसी बात बोलने लायक नहीं बचे हो, यानी कि आपको 12 महीने के अंदर अंदर उसको सेटल करनी है, तो ऐसी लायबिलिटी आपकी करंट लायबिलिटी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे डिबेंचर्स, बहुत लंबे टाइम से पहले हमने इशू किए थे रिडीमेबल डिबेंचर्स, अब उनका सेटलमेंट होने का टाइम आ रहा है जी, अगले 12 महीने के अंदर उनको सेटल करना ही करना है, ड्यू डेट है जी, ड्यू डेट है, तो हम क्या करेंगे, उनको सेटल करेंगे अगले 12 महीने के अंदर, ठीक है। पिछले साल तक क्या था, हम लोग उनको क्या करते थे, वो उनका 2 साल बचे हुए थे तो वो नॉन करंट लायबिलिटी में आ रहे थे, क्योंकि 12 महीने के बाद पेबल थे, ठीक है जी। तो ऐसी लायबिलिटी जिसका सेटलमेंट हमें 12 महीने के अंदर अंदर करना ही करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे पास में कोई राइट टू डेफर नहीं है कि हम उसको 12 महीने के बाद डेफर कर सकें, ऐसी लायबिलिटी हमारी करंट लायबिलिटी है। बेटे बहुत सारे क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो निकल के आती हैं ये बातें, तो आपके जितने भी डाउट्स रहे हो क्वेश्चंस में, जो भी डाउट्स रहे हो आपने लिख रखे होंगे, प्लीज आप वो डाउट मुझसे शेयर जरूर करना। ये चीजें वही हैं जो हमारी वेबसाइट पे दी हुई हैं। दरअसल क्या है, प्रैक्टिसिंग मेंबर्स जो होते हैं वो इन चीजों को जल्दी से ढूंढ पाते हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल लाइफ में ये दिक्कतें आ रही होती हैं और अपना काम प्रैक्टिस का भी साथ में, तो हम क्या करते हैं, वही बच्चों को क्लास में दे देते हैं कि भाई ये चीजें ना टोटल ये दिक्कत क्वेश्चन में आती है, और क्वेश्चन से ही हमने ये चीजें जनरेट की है। ये टेबल जो बनी है ये पीसी लूसेंट सर की बुक में भी है, ठीक है, मैं खुला बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी बुक है, मेरा कोई उनसे कमीशन नहीं है ना कोई सेटिंग है, बहुत अच्छी बुक है, उसमें भी ये टेबल है बेटे, और मैंने अपनी बुक में भी ये चीजें डाल रखी है, मैं क्लास में भी ये चीजें लिखाता हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन में निकल के आना है। एक बार आप करें फटाफट से इसको ना रीड करें, पहले आप इसको रीड करें फटाफट से, ये 3 पॉइंट आप लोग रीड करें और समझें।
बेटा स्क्रीनशॉट लेते रहना, है ना। आओ जी, allocation and apportionment as a dividend, bonus shares and to reserve। क्या मतलब है? हम P&L एप्रोप्रिएशन में से, क्या कहा? हम P&L एप्रोप्रिएशन में से रिजर्व एंड सरप्लस में जो P&L एप्रोप्रिएशन आता है, वहां से जो जो चीजें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चाहे हम उसको डिविडेंड के रूप में दें, चाहे उसमें से बोनस में ट्रांसफर करें, या हम रिजर्व में से ट्रांसफर करें, वो किस मेन हेड में आता है जी? शेयरहोल्डर फंड हेड के अंदर आता है। वहां पर भी रिजर्व एंड सरप्लस सब हेड है, और उसके अंदर भी P&L अकाउंट जो है, P&L एप्रोप्रिएशन सरप्लस जिसको बोलते हैं, वहां पर इसको लिखेंगे। आई होप आप बात मेरी समझ पा रहे हो, मैं क्या बात कह रहा हूँ यहाँ पर। मैं दिखाता हूँ एक क्वेश्चन में। जैसे मान लिया ये हमारा क्वेश्चन है, ये स्टडी मेट का ही क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। वहां पर क्या होगा, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज होगा, है ना। उसके अंदर क्या होगा बेटा, शेयर होल्डर फंड। हम इसका एक नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। फिर नोट्स टू अकाउंट्स में हम जाएंगे आगे। जैसे नोट नंबर 1 है, तो हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर फंड्स अकाउंट बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर होल्डर फंड का नोट्स टू अकाउंट बनेगा। वहां पर शेयर कैपिटल, वहां पर रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में बेटे रिजर्व तो अलग होगी और एप्रोप्रिएशन अलग हो गया। ये जैसे ये P&L अकाउंट है, ओपनिंग में कितना था, कितना करंट ईयर में प्रॉफिट जनरेट हुआ, टोटल हो गया। उसमें से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एप्रोप्रिएशन करते हैं बेटा। ये क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, एप्रोप्रिएशन, इस प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट कर रहे हैं। एप्रोप्रिएट मतलब बांटना। आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी पढ़ा होगा, वहां पर जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है वो क्या होता है, घर में बांटना। तो ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया इतना, बाकी का ये बच गया, ये हमारा आउटर कॉलम में चला गया। इसमें से हमने कुछ एप्रोप्रिएशन डिविडेंड का भी किया, ओके, डिविडेंड का भी किया, है ना। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, फिर हमने बाकी बचा बैलेंस लिख दिया। तो जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, ये हमने कहाँ जोड़ दिया बेटे, रिजर्व में। रिजर्व में पहले से इतना था, इतना आज चला गया। तो हम ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये किस जगह पे शो होगा, शेयर होल्डर फंड्स के हेड में शो होगा। उसमें भी रिजर्व एंड सरप्लस में, उसमें भी जो एप्रोप्रिएशन है, ये वहां की बात कर रहे हैं। मतलब मैं इस तरह से आपको चीजें लेके चल रहा हूँ कि क्वेश्चन करके जिन चीजों तक आप पहुंच पाते हो, प्रेजेंटेशन में लाने में कई बार दिक्कत होती है बच्चों को, तो वो इसके लिए ना हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। एग्जाम टाइम में ये टेबल बड़ी हेल्प करती है। तो क्वेश्चन करने के से ज्यादा इस टेबल को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। जैसे एरियाज ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड दे रखा है बेटा। एक वर्ड होता है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, एक वर्ड होता है कमिटमेंट। दोनों में फर्क क्या है, पता है आपको? बताओ जी। एक वर्ड होता है कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, एक वर्ड होता है बेटे कमिटमेंट्स। क्योंकि ये जो नोट्स अकाउंट्स में एक है ना, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है जी? मैं बता देता हूँ बेटे। लायबिलिटी वो है जो बाहर वाले ने हमारे गले में डाली है, और कमिटमेंट वो है जहां पर हम कहते हैं आ बैल मुझे मार। वहां पर हम अपनी तरफ से कोई वर्ड्स देते हैं, तो दोज आर कॉल्ड कमिटमेंट्स। जैसे मैंने आपसे बोला कि मैं आपका रिवीजन करा रहा हूं, तो दोज आर नॉट फ्रॉम योर साइड, दोज आर फ्रॉम माय साइड। वो क्या है, मेरा कमिटमेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखना, दोनों ही सूरतों में, चाहे बाहर वाला मेरे गले में डाले, चाहे मैं अपने आप अपने गले में डालूं, दोनों ही सूरतों में है तो मेरे लिए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, है ना। क्या होगा, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। तो यहाँ पर जो नोट्स अकाउंट्स होता है, उसमें फर्दर वेरिफिक वो होता है, मतलब उसका सेपरेट सेपरेट पॉइंट होते हैं, वहां पे डिटेल होती है। कमिटमेंट्स और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो जो क्यूमुलेटिव डिविडेंड है, ये डिविडेंड क्यूमुलेटिव है, ध्यान रखना। प्रेफरेंस का क्यूमुलेटिव डिविडेंड में बात कर रहा हूँ, उनका एरियाज। बताओ बेटे, क्यूमुलेटिव है, इसका मतलब उनका राइट इकट्ठा हो जाएगा। अगर किसी साल प्रॉफिट नहीं बांटा तो अगले साल वो क्या करेंगे, पहले पुराना दो जी, फिर हमारा इस साल का दो जी। तो ये वर्ड्स किसने दिए, ये बाहर वालों ने दिए? नहीं जी, ये कंपनी ने खुद दिए हैं, तो कंपनी उसको निभाएगी। तो ये क्या है, कहाँ पे आएगा, कमिटमेंट्स में आएगा, ना कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में आएगा। कई बार हम ना क्या करते हैं, यूजुअली ऐसी बैलेंस शीट लिखते हुए कुछ भी लिख देते हैं नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में लिख दिया जी। क्यों लिख दिया जी? उसके अंदर दो अलग अलग चीजें होती हैं, कमिटमेंट्स। जब हम ये वाला चैप्टर नहीं कर रहे होते तब तो चलो एक बार को एडजस्टेबल है, बात है, डाइजेस्टेबल है। लेकिन जब हम इस चैप्टर की बात कर रहे होते हैं, इस चैप्टर में एक एक चीज बहुत ही बारीकी से लिखनी होती है। अदरवाइज बेटे नंबर कटने की पूरी पूरी गारंटी है कि नंबर कटेंगे। क्योंकि अगर मैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी वाली चीज को कमिटमेंट में लिख दूं, कमिटमेंट वाली चीज कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में लिख दूं, तो ऑफ कोर्स मैं वहां पे गलत कर रहा हूँ।
ये बात किसी और चैप्टर में डाइजेबल होती है, क्योंकि वहां पे फोकस कुछ और होता है। जैसे अमालगमेशन, वहां पर बैलेंस शीट बनती है जी, नोट्स बनते हैं जी, लेकिन वहां फोकस कुछ और रहता है। लेकिन यहाँ तो मेन फोकस हर चीज का है। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड अप डिबेंचर्स एज ए इन्वेस्टमेंट। बताओ बेटे, हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखे थे, कहां पर? डिबेंचर्स में। हमने किसी कंपनी के डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट में आ रहा है, अगले के यहाँ लोन में आने, बोरोइंग्स में। हाँ जी, उस पर अभी डिबेंचर्स पर वहां पर जो स्कीम थी वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ऐसे थी। उन्होंने क्या किया, अभी सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट तक बात की, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल उन्होंने नहीं की। तो बताओ बेटे, ये जो अभी तक उन्होंने नहीं मांगी अमाउंट, वो हमारे लिए लायबिलिटी है या नहीं है? आंसर इज यस। लेकिन लायबिलिटी किस तरह की? हमारी कॉन्टिन लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट है। ठीक है, तो कहां पे आएगा ये? नोट्स टू अकाउंट्स में। क्योंकि अभी हमारी ये फाइनल लायबिलिटी नहीं है कि भाई पे करना है। ये क्या है, जब वो मांगेंगे तब हमें उसको पे करना पड़ेगा बेटे। यहाँ पर ये आएगा हमारा कमिटमेंट है उनसे, कमिटमेंट्स में आएगा। तो कोई बच्चा क्या करेगा, कई बार तो बच्चे इसको लिखते भी नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ, आप भी चेक करो अपने आप को, आपने कितने क्वेश्चन में लिखा है। अब ये मत कहना सर क्वेश्चन में लिखा नहीं मिला। क्वेश्चन में लिखा नहीं मिला, जिसमें लिखा मिला मैं कह रहा हूँ उसमें भी नहीं आपने लिखा। आपने वहां पे लिख के छोड़ दिया बैलेंस शीट में असेट्स, वहां पर इन्वेस्टमेंट, वहां पे लिख दिया गवर्नमेंट है कि नॉन गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है कि मतलब जो जो भी चीजें हैं। तो लेकिन आपने कभी भी कमिटमेंट में लिखा ही नहीं है, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ। ठीक है जी, तो ये जो डिबेंचर्स का अनकॉल्ड पार्ट है वो वहां पर कमिटमेंट्स में आता है। अगला पॉइंट, लोन्स एंड एडवांसेस जो रिसीवेबल है बेटे 12 महीने से ज्यादा, कहाँ पे आएगा? तो हमें देखना पड़ेगा 12 महीने से ऊपर जाने के बाद एकदम से आंख बंद करके हमारी जो आदत है ना नॉन करंट में डालने की, वो सबसे बड़ी गलत आदत है। पहले चेक करो वहां पर एक और स्कोप बचा हुआ है कि ऑपरेटिंग साइकिल है क्या, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है क्या। अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है तो फिर उससे भी तो कंपैरिजन करना है। क्योंकि बच्चे से अगर कोई पूछता है कि बताओ बताओ 12 महीने से ज्यादा होते कहाँ पे आएगा, पहले ये तो चेक करो ऑपरेटिंग साइकिल से भी ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तब ही हम कहाँ लेके जाएंगे, नॉन करंट एसेट्स, अदरवाइज कहाँ आएगा बेटे, करंट एसेट्स। 12 महीने के अंदर अंदर वाली बात करो। अब 12 महीने के अंदर अंदर वाली बात करें तो भाई ये बताओ ये कहाँ पे जाएगा? क्यों ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि बेटे इन हेड्स के अंदर भी सब हेड्स होते हैं, आपको पता है। आइए, आपने पढ़ रखा है, मैं इसलिए सीधा यहाँ पे ले आया। हो सकता है किसी बच्चे ने ना पढ़ा हो, तो मैं एक बार बता दूं फटाफट से। नॉन करंट एसेट्स के अंदर जो हेड होते हैं हमारे, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, है ना। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर डेफर्ड टैक्स एसेट्स जो बिल्कुल एस 22 से उठ के आता है। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कहते हैं कि इसके अलावा जो सारी चीजें वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में डालो। और जो असेट्स लगे ही नहीं आपको, जहां पे लगता है कि भैया डेबिट बैलेंस है बस जबरदस्ती पकड़ के बिठा रखा है यहाँ पे, उसको हटा दो अदर नॉन करंट एसेट्स, जैसे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स जो भी राइट ऑफ करना बाकी है। करंट एसेट्स में बात करूं, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कह रहे जो ऊपर के चारों में ना आए वो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में डाल दो, बशर्ते आपको असेट लगनी चाहिए। फिर क्या बाकी हमारा अदर करंट असेट्स, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है हमेशा, अदर। बेटे इधर मैं बात कर दूं, चलो जब इतनी बात होगी तो इनको भी निपटा देते हैं फटाफट, ताकि हम क्वेश्चन में सही ढंग से कैच कर सके। क्या करंट लायबिलिटीज में क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, और इन तीनों पर कोई भी प्रोविजन बनेगी तो वो यहाँ पे आएगी। यानी शुरू के 3 हेड हमें याद करने हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, और ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स और बीपी। अगर लोन वाली फीलिंग आए शॉर्ट टर्म लोन की, तो यहाँ पर ट्रेड क्रेडिटर वाली फीलिंग आए तो यहाँ पर, बाकी सबको यहाँ पर। और जहां ये लगे कि अमाउंट जो है वो एस्टिमेशन बेस पे लिखी जा रही है, तो वो कहाँ आएगा बेटे? प्रोविजन। ठीक है, एस 29 ने यही तो हमें बताया है, सर्टेन लायबिलिटी की अगर एस्टिमेटेड अमाउंट है तो हमारी कहां पे आएगी? वो प्रोविजंस में आती है। नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट और पढ़ लो इसमें। क्या एप्लीकेशन अलॉटमेंट पेंडिंग तो आएगा नहीं कभी। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या है? लोन वाली फीलिंग, फिर से वही डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, हाँ जी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, हाँ जी, फिर क्या है? प्रोविजंस। यहाँ पे क्या आएगा? सर्टेन लायबिलिटी की अगर अमाउंट एस्टिमेटेड है तो। ठीक है जी, मैं वापस से आता हूँ, क्योंकि ये सब आपने पढ़ ही रखा है, तो मैं आपके काम की बात करना चाह रहा हूँ जी। जो आपको क्वेश्चंस करके मिलेगा वो ये है जी। अब अगली बात बेटे, बेटे सोच के देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ पे आएंगे। मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे बच्चों का गलत आंसर आता है इसमें, मैंने खुद देखा। आप तो छोड़ो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के आंसर गलत देखे मैंने।
हाँ जी, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ पे आएंगे? आपको पता है बेटे, करंट असेस नहीं, करंट असेस में तो आएंगे बेटा। करंट असेस के अंदर जो सब हेड होगा वो बताओ जी। करंट असेट्स के अंदर जो हेड होगा वो बताओ जी। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे कहां पे आएंगे? जैसे ये है, क्या वो करंट इन्वेस्टमेंट में आएंगे? क्या वो इन्वेंट्रीज में आएंगे? क्या वो ट्रेड रिसीवेबल में आएंगे? क्या वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएंगे? क्या वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आएंगे? क्या वो अदर अदर करंट असेट्स में आएंगे? बताओ बेटे। सिर्फ एक बच्चे ने, वेरी गुड, दूसरे बच्चे का भी आंसर सही आ गया भाई, गुड। देखो उसका तरीका है बहुत सिंपल, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, आपको पता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है। अब है तो पॉइंट नंबर ई और एफ में से। अब हमने किसी को एडवांस लोन और एडवांस हमने किसी काम के अगेंस्ट में देते हैं, हम लोग एडवांस जब भी देते हैं, ठीक है, क्योंकि सेंस ये आता है, मैंने प्रैक्टिकली देखे हैं, बैलेंस शीट बन रही है, ऑडिट भी हो चुका है, उन्होंने वहां पे उसको लोन्स एंड एडवांसेस में डाल रखा है कि तो एडवांस है जी, खर्चों का एडवांस है जी। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने कहा ये जो एडवांस की सेंस है ना, शॉर्ट टर्म लोन मतलब किसी को हम दे रहे हैं, अपने आप दे रहे हैं, खर्चा है इसलिए नहीं दे रहे हैं, किसी को हमने दिया, किसी कॉन्ट्रेक्चुअल सेंस यहाँ पर निकल के आ रही है, ठीक है। एडवांस दे रहे हैं भाई, कोई काम हमें किसी से लेना होगा, हम उसका एडवांस दे रहे हैं, अदर करंट असेस में आएगा जी। आंसर क्या है इसका? अदर करंट असेस, क्योंकि हम यहाँ पर कोई काम नहीं ले रहे, हमने खर्चा बुक कर रखा है, उसको हम एडवांस खर्चा दे रहे हैं, ठीक है। आइए जी नेक्स्ट। तो दोनों बच्चों का आंसर सही है जी, दो बच्चों ने आंसर दिया, उन्होंने बिल्कुल सही दिया। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट बेटे, करंट असेट्स और उसमें भी अदर करंट असेट्स, यही सेंस उसका है जी। नेक्स्ट वन बेटे, अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय द सब्सक्राइबर। बेटे ध्यान से पहले आप इसको पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि हमने कई बार क्वेश्चन में देखा है, क्या देखा है, कभी कॉल्स इन एडवांस, सॉरी कॉल्स इन एरियस असेट साइड में देखने को मिले हैं, कभी वो लायबिलिटी में कैपिटल में से घटा करके तब लिख रखे हैं जी, तब जाके वो पेड अप पे पहुंचे हैं। वो 8 और 9 पॉइंट को पढ़ने से आपको क्लियर हो जाएगा। प्रमोटर्स, जो प्रमोटर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग फेज वाले पर्सन होते हैं, उनका पता होता है कि हाँ वही तो कंपनी बना रहे हैं, क्या वो भाग सकते हैं? आंसर इज नो। भाई देखो, आप कहोगे सर कई कंपनी ऐसी है जहां प्रमोटर्स ने कंपनी बनाई है, फ्रॉड करके भाग गए, कुबेर वाला एग्जांपल। मैं कह रहा हूँ कि एक नॉर्मल सेंस में अगर मैं लेके चलूं, हम किसी से अगर मिलते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि सामने वाला चोर है? बिल्कुल नहीं। हम हमेशा क्या सोच के चलते हैं कि भाई सामने वाला भी एक अच्छा इंसान है, और अगर हम अपने आप को तब अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब हम सामने वाला को अच्छा समझे। यही तो सेंस होता है नॉर्मल। तो यही काम यहाँ पे होता है। हम प्रमोटर्स की बात करें, प्रमोटर्स के लिए हमेशा ये माना जाता है भाई जब कंपनी वो बना रहा है, इसका मतलब इसका एक गुड सेंस है, और वो क्या करेगा, वो आगे तक जाएगा, यानी कि वो पैसा पक्का लेके आएगा, तो कहते हैं उसको असेट्स में उठा के रख दे, अदर करंट असेट्स। लेकिन जब कॉल अनपेड किस पे हो, अगर मान लिया अदर देन प्रमोटर्स हो, तो बाहर वाला है जी जिसको हम बुला के ला रहे हैं, भैया आ जा, ले देख ये है हमारे पास, आ जा, उसका भरोसा थोड़ा ना है, वो कल को वो इंस्टॉलमेंट तोड़ दे शेयर्स की और चला जाए अनपेड करके। तो ऐसे केस में क्या होगा, वो कहते हैं भैया डिविडेंड देना है ना उसको, हाँ तो उस पे देंगे हम, जिस पे कि हम क्या करेंगे, पेड अप वैल्यू पे देंगे, बिल्कुल जी। तो हमें क्या करना है, उसको पेड अप वैल्यू पे शो करना है, को क्या करना है हमें, कैपिटल में से घटा करके, ठीक है। आइए जी, तो सबके केस में हम असेट साइड में नहीं लिखते, और सबके केस में हम कैपिटल में नहीं घटाते। अगला पॉइंट, बहुत बारीकी है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग छोड़ देते हैं या छूट जाती है। हम लोग कई बार क्लास में ध्यान नहीं देते, सर बता रहे होते हैं, मैडम बता रही होती है, और हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। तो बेटे वो सब बातें आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा आपके टीचर ने बताया नहीं होगा, बताया होगा जरूर, लेकिन आपने शायद सुना नहीं होगा उसको, तो उसको कवर कर लो। गारंटी, गारंटी किसको बोलते हैं जी? चलो जी ये तो पता है, किसी और चीज की हम एश्योरेंस दे रहे हैं। तो गारंटी में क्या, कहाँ पे आएगा बेटे, अगर हमने किसी की गारंटी दे रखी है, बताओ बेटे, हम ढूंढ रहे हैं क्या भाई प्लीज हमारे से कोई गारंटी ले लो, बताओ, ढूंढ रहे हैं क्या? कभी नहीं ढूंढते। लोग आते हैं, वो कहते हैं यार मेरे को वहां बैंक में गारंटी चाहिए, तू दे देगा क्या?
इसका मतलब क्या है, बाहर से ये बला हमारे गले में आने लगती है, हम अपने आप नहीं कोई कमिटमेंट करते। समझ में आई मेरी बात? तो गारंटी की जो अमाउंट है, हमने किसी में क्या कर रखा है, हमने गारंटी दे रखी है, तो किसी की रिक्वेस्ट पे दे रखी है। वो एक्सटर्नली हमारे से रिक्वेस्ट की गई है, ना कि हमने अपने वर्ड्स दिए हैं, वो कमिटमेंट नहीं है हमारा। तो कंटिन्यू लायबिलिटी एंड कमिटमेंट में तो आएगा, ये तो पक्का है, लेकिन उसके अंदर सब हेड कौन सा होगा? कंटिन्यू लायबिलिटी। बी आर डिस्काउंटेड। हाँ जी, बताओ बेटे, क्या बाहर वाले ने हमारे गले में बला डाली है? ना जी, हम गए हैं बैंक के पास, बैंक जी प्लीज आप एक काम करो, हमारे पास में ये पैसा आया हुआ है, बस कैश में नहीं है, आप रख लो इसे, हम कमिटमेंट दे रहे हैं, आप इसके बदले में कैश दे दोगे, हम आपको परेशान नहीं होने देंगे। वो भी क्या है, हम गए ना। तो बी आर डिस्काउंटेड इज शोन अंडर हेड कमिटमेंट्स, ना कि कंटेन लायबिलिटी। आंख बंद करके हम कुछ भी बोल देते हैं बेटे, थोड़ा सा ध्यान रखो, टेक्निकली हम लोग सही नहीं होते कई जगह, तो वो टेक्निकलिटी इस चैप्टर में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। अगर हम इधर का उधर लिख देंगे तो बेटे नंबर कटने के पूरे चांसेस है। नेक्स्ट क्या कहते हैं जी, बी आर डिस्काउंट के बाद में इन्वेस्टमेंट इन पार्टली पेड अप शेयर्स, फिर से वही बात, हमने जैसे डिवेंचर्स का पार्टली पेड अप था, अनकोल्ड वाले पार्ट के लिए हम कमिटमेंट में थे, ऐसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन पार्टली पेड अप शेयर्स में भी अनकोल्ड अप पार्ट के लिए भी हम लोग यहाँ पर कमिटमेंट में हैं। अगला पॉइंट बच्चों, अच्छा एक चीज और बता दूं पहले आपको, कहीं ऐसा ना हो कि बीच में मिस हो जाए। आज 1 बजे और शाम को 5 बजे क्लासेस की प्रीमियरिंग है, ठीक है, वो ध्यान रखना बेटे, मैंने लिंक शेयर कर रखा है। वो प्रीमियरिंग होगी, जो पिछली क्लासेस जिन बच्चों की छूट गई है, वो लेटेस्ट वाली। एनीवेज, सिक्योरिटी डिपॉजिट कहाँ पे आएगा जी, वो भी कहाँ पे आएगा बेटे, सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर हमने किसी को सिक्योरिटी दी है, तो बताओ बेटे, हमने इसलिए सिक्योरिटी दी है, लो भाई पकड़ो जरा, मैं अभी आ रहा हूँ। ये कोई चलान है कि अपने यार दोस्त को बिठा देते हैं वहां ट्रैफिक वाले पास, भैया पकड़ लेना इसे जरा, मैं अभी आ रहा हूँ घर से लाइसेंस लेके? नहीं, ये क्या था, हम सिक्योरिटी कहाँ पे जमा करते हैं, जैसे हमें लंबा, जहाँ पे हमें लंबा जाना हो, तो नॉर्मली जो सेंस है सिक्योरिटी डिपॉजिट का बेटे, वो क्या है हमारा, कि हमने रेंट वगैरह में जैसे 2-3 महीने की रेंट एडवांस में देते हैं, सिक्योरिटी के रूप में होता है, या टेलीफोन वगैरह के लिए सिक्योरिटी हम लोग, या बिजली के मीटर वगैरह के लिए हम लोग कोई सिक्योरिटी देते हैं। वहां पे क्या होता है, हमारा लंबे पीरियड तक हमें जाना होता है, तो वहां पर जो सेंस है सिक्योरिटी डिपॉजिट के केस में, कुछ ना बोले तुम क्या मानते हैं, नॉन करंट। उसमें भी क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एडवांसेस में क्यों आया जी, क्योंकि जी हमने हमें ना क्या करना है, ये बाद में जा करके ये क्या करेगा, ये उसको एडजस्ट करेगा। जैसे मान लिया हमें अगर टेलीफोन हटवाना है या हमें मीटर हटवाना है, अब ये मत कहना सर ये भी तो एक एक्सपेंसिव है, नहीं बेटे, वो हमने इंस्ट्रूमेंट के लिए सिक्योरिटी दे रखी है, हम उसको इंस्ट्रूमेंट देंगे वापस, तो हमें वो पैसा वापस देगा। बात समझ में आ रही है? जब एक्सपेंस का सेंस था, प्रीपेड एक्सपेंस का, तो हम उसको अदर करंट असेस में ले गए थे। यहाँ पर हमने क्यों इसको अदर करंट असेस में ना लेकर के, हम इसको लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में लेकर के, क्योंकि वहां पर बेटे एक असेस क्रिएट होती है छोटी, कुछ ना कुछ, जैसे इंस्ट्रूमेंट हो गया, बाद में हम क्या करते हैं, उसको सरेंडर करते हैं और बदले में अपना पैसा वापस ले लेते हैं। नेक्स्ट, डिपॉजिट विद कस्टम अथॉरिटीज, बेटे इसका भी यही काम है, जब हम कस्टम अथॉरिटीज के पास में अपनी कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट कराते हैं कि भाई हम जो है ऐसे से काम करना चाह रहे हैं बाहर, तो भाई वो भी उसी का सेंस आता है बेटे। आगे की जो ये है लोन्स एंड एडवांसेस जो रिसीवेबल आफ्टर 12 मंथ है, वो भी यहीं पे आता है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है। कैसे, क्वेश्चन में वो देखने को मिल जाएगा, जबकि हमारा जो एएस है वो मना करता है कि ये अब क्वेश्चन में आना नहीं चाहिए, प्राइमरी एक्सपेंसेस। आपको पता है एएस 26 बहुत पहले अमेंड हो चुका था, और वो कह रहा था कि भैया कंप्लीटली राइट ऑफ करो, ठीक है, ओवर द पीरियड नहीं, सेम ईयर में। तभी तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन, सॉरी प्रॉफिट एंड प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का जो क्वेश्चन होता है, वहां पे जो बिजनेस एक्विजिशन हो रहा होता है और कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी हो रहा होता है ना, तो हम क्या करते हैं वहां पर, हमें पोस्ट एक्विजिशन में पीएनएल एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर देना होता है, सारे के सारे एक्सपेंसेस हम पीएनएल में डाल देते हैं, सिर्फ कंपनी वाले पार्ट में, नॉट पूरी वाले में नहीं डालते, पोस्ट वाले में डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली राइट ऑफ होने होते हैं। ठीक है जी, अब अगली बात, हमें क्वेश्चन में एग्जाम में मिल गया, मान लिया, सबसे पहली बात, अगर शेड्यूल थर्ड का क्वेश्चन है, आंख बंद और राइट ऑफ, राइट ऑफ। लेकिन कभी अगर क्वेश्चन ये कह दे कि भैया इसका सिर्फ 3/4 अभी राइट ऑफ करना है, जो कहीं ना कहीं गलत हो है कहीं ना कहीं, तो क्या हम इसको राइट ऑफ कर देंगे तब भी सारे को? नहीं जी, तब तो हमें क्वेश्चन की बात माननी है ना। लेकिन नाउ क्वेश्चन इज कि सिर्फ 3/4 को पीएनएल में डालोगे तो 1/4 का क्या करोगे, दैट विल कंटिन्यू एज ए बैलेंस। हाँ जी, तो बैलेंस शीट में आएगा बेटे, कहाँ पे लिखा जाएगा, अब सवाल ये है, वो बेटे अदर नॉन करंट एसेट्स में रखा जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा, कहीं ऐसा ना हो कि कभी कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, कोई टीचर दूसरा क्लास का, कई बार होता है ना क्लैश हो जाते हैं, तो कहते हैं कि भाई आप इसको क्यों बच्चे को ऐसा सिखा रहे हो।
भाई मैंने वही बात लिखी यहाँ पे जो हमें राइट ऑफ के लिए मैंडेटरी है, ठीक है। तो हमें क्या है, कुछ ना बोले तो हमें क्या करना है, यही काम करना है जो सामने स्क्रीन पे मैंने लिख रखा है, राइट ऑफ करना है, मतलब राइट ऑफ करना है। तो फिर भी अगर लिखना हो तो बेटे अदर नॉन करंट असेट्स, ठीक है। प्लीज बेटे वीडियो ऑन करेंगे, सिर्फ निधि ने वीडियो ऑन कर रखी है, बाकी सब बच्चे सो रहे हैं। कब झपकी लग जाएगी पता भी नहीं चलेगा। आशीष ने तो वैसे भी अंधेरा कर रखा है। हाँ जी स्नेह बेटा आओ जी। तो वर्क इन प्रोग्रेस की बात करते हैं। करंट असेट्स, करंट असेट्स में बेटे वर्क इन प्रोग्रेस आएगा कहां पर, इन्वेंट्रीज में, ठीक है। नेक्स्ट अगला है हमारा डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू। ये मैंने आपसे कहा था कि ये क्या है, बेसिकली राइट ऑफ करना है, जैसे डिबेंचर्स में लॉस ऑन इशू होता है। हाँ जी, क्या शेयर्स इशू होता है डिस्काउंट पे, आंसर इज नो, बहुत पहले चेंज हो चुका है। तो कब का लॉ में अमेंडमेंट आ चुका है, अब तो शेयर्स होते ही नहीं है डिस्काउंट पे। शायद हमने 12th में पढ़ा हो, फाउंडेशन में पढ़ा हो, बेटे वो नहीं होता अब। तो किस कौन होता है जी डिस्काउंट पे इशू, बेटे डिबेंचर्स, ठीक है। और रिडम्पशन पे अगर प्रीमियम हो तो दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, या तो आपका प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर बेटे आपका डिबेंचर्स। तो वो जो रिडम्पशन पर अगर प्रीमियम है प्लस इशू पे अगर डिस्काउंट है, दोनों दोनों चीजों को अगर हम जोड़ दें तो बन जाता है हमारा क्या, लॉस ऑन इशू। क्यों, इशू के टाइम पे हमें पता है प्रूडेंस के हिसाब से फ्यूचर में होने वाला लॉस हम बुक कर लेते हैं इसीलिए उसको बोलते हैं लॉस ऑन इशू, बावजूद इसके कि वो रिडम्पशन पे होता है, ठीक है। तो लॉस ऑन इशू को हम क्या करते हैं, हम ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ करते हैं। ओवर द पीरियड हम लोग जो राइट ऑफ करते हैं तब तक जो नोट रिटन पार्ट है, नोट रिटन ऑफ पार्ट है, वो कहाँ रखेंगे जी, वो बैलेंस जो बचा हुआ है जी। अगर 1 लाख है 5 साल में रिडीमेबल है इंस्टॉलमेंट में, तो बेटे ठीक है रेशो में बांटेंगे। अगर नहीं इंस्टॉलमेंट में 5 साल के बाद में है रिडम्पशन, तो ठीक है 5 साल से डिवाइड कर देंगे, तो हर साल राइट ऑफ होगा ना। 5 साल का मतलब हर साल एक एक लाख राइट ऑफ होगा। तो पहले साल में अगर 1 लाख हुआ तो 4 लाख का जो पेंडिंग है उसको बैलेंस शीट में कहाँ रखेंगे, अदर नॉन करंट असेट्स। कहाँ पे, अदर नॉन करंट असेट्स। नेक्स्ट लूज टूल्स, मशीनरी स्पेसिफिक है तो नॉन करंट असेट्स, अदरवाइज जनरल है तो कहाँ पे बेटे, इन्वेंट्रीज। आप ध्यान रखना इसमें AS 10 में एक अमेंडमेंट भी आई थी, वो ये कहते हैं कि देखो भैया जो भी हमारे छोटे छोटे लूज टूल्स हैं स्पेयर पार्ट जिनको बोलते हैं, अगर वो है मशीनरी स्पेसिफिक, है ना, ये हम लोग पढ़ते थे ना, तो हम क्या करते हैं वहां पे, अगर वो पीपीई की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो फिक्स एसेट्स है। आपने देखा होगा कई बार लूज टूल्स कई लोग फिक्स एसेट्स में लिख रहे होते हैं, 12th वाले जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे, कई बार मैडम क्या करती है उसको बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स में लिख देती है, नॉन करंट एसेट्स में, कई बार मैडम क्या करती है करंट एसेट्स में लिख देती है। क्यों, अब वो चीज हट गई, अब तो इसने साफ साफ कह दिया भाई अगर पीपीई की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो नॉन करंट एसेट्स में पीपीई में ले जाओ, और अगर नहीं करते हैं सेटिस्फाई तो भाई करंट एसेट्स में, ठीक है। अब आ जाओ इसमें आगे, इसी चीज को हमारे यहाँ पर शेड्यूल थर्ड में कैसे बोलेगा, मशीन स्पेसिफिक है तो नॉन करंट एसेट्स, अदरवाइज बेटे कहां पर, इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 20, रिजर्व फॉर बेड डेट्स को कहाँ लिखेंगे जी, रिजर्व फॉर बेड डेट्स। अब इस रिजर्व फॉर बेड डेट्स का बड़ा चक्कर है, कई सारी जगह चक्कर है। कैसे, कैश फ्लो स्टेटमेंट वहां समझ में नहीं आता, वहां तो सबसे ज्यादा सिर में दर्द करता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट वहां समझ में नहीं आता, वहां भी कई बार दर्द करता है। अब क्या है ना कि हर जगह इसका ट्रीटमेंट ही अलग है। पहले शेड्यूल थर्ड का समझो, इसको हम क्या करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर में से घटाते हैं, घटा करके दिखाते हैं। बैलेंस कौन सा होता है इसका, क्रेडिट, लेकिन प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कहाँ रखते हैं, असेट्स में, करंट असेट्स में, ट्रेड रिसीवेबल में से लेस करते हैं। रीजन, क्योंकि कंजर्वेटिव अप्रोच, नेट एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड, नेट एसेट्स कहीं बड़ा चढ़ा के ना दिखा दें इसलिए, ठीक है। अब कैश फ्लो में क्या करते हैं जी, कैश फ्लो में बेटे हम इसको करंट लायबिलिटी की तरह डील करें, ठीक है, तो ही बात बनेगी, क्योंकि वहां पर डेटर्स लिखे होते हैं, डेटर्स का चेंज हम इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट असेट्स, और लायबिलिटीज का चेंज करंट लायबिलिटीज की तरह से हम इसको डील करें तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। फंड फ्लो ऑपरेशन में होता ही ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने अभी इसमें बताया कैश फ्लो में। नेक्स्ट, अगर 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 चेक है या ड्राफ्ट ड्राफ्ट है इन हैंड, तो वो कहाँ पे आएगा जी, करंट असेट्स में आएगा, उसमें भी कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या है, वो कैश के इक्विवेलेंट में। अगला पॉइंट, जो एफडी 12, जो बैंक डिपॉजिट है 12 महीने से ज्यादा के, देखने में तो क्या है ये नॉन करंट असेट्स लगते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ये कहाँ आएंगे बेटा, करंट असेट्स में, और उसमें भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। इस पॉइंट को जरूर नोट कर लेना, क्योंकि इस पॉइंट में लगभग मतलब मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चों की गलती थी, सिर्फ एक खुशबू ने आंसर सही था, बाकी बच्चों का आंसर इसमें गलत ही था। बेटे प्लीज आप इसको जरूर नोट कर लेना।
अब आती है अगली बात, अनक्लेम्ड डिविडेंड। जो डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है लेकिन उसको अभी कोई क्लेम करने के लिए आया नहीं, बेटे वो कभी भी आ सकता है, इसलिए कहाँ आता है वो हमेशा करंट लायबिलिटी में। और करंट लायबिलिटी में आपको पता है चार चीजें, बोरोइंग्स है ना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और वगैरह वगैरह, तो कहाँ पे आएगा, सबसे लास्ट वाले में आएगा, सॉरी प्रोविजन से जस्ट पहले वाले में आएगा, अदर करंट लायबिलिटी में। ठीक है, नेक्स्ट, मैच्योर्ड डिपॉजिट्स। मैच्योर डिपॉजिट्स मतलब बेटे किसी ने हमारे यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करा रखा है और अब उसका डिपॉजिट मैच्योर हो गया है, यानी कि ड्यू डेट आ चुकी है, उसको वापस देना बनता है जी, तो अभी तक आया नहीं है, तो भाई कभी भी आ सकता है, इसलिए ये भी क्या है हमारा करंट लायबिलिटी, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया वही है कि भाई विद इन 1 ईयर पेबल है, हाँ जी है, वो तो इमीडिएटली पेबल है, बस आई तो नहीं रहा। अगला इसका सब, और दूसरा एग्जांपल है बेटे मैच्योर डिबेंचर भी है एक चीज, डिपॉजिट के अलावा डिबेंचर्स है, मैच्योर डिबेंचर्स है, कहाँ पे आएंगे, मैच्योर मतलब जिनकी ड्यू डेट हो चुकी है, रिडम्पशन ड्यू हो चुका है, वो मैच्योर डिबेंचर है, वो बेटे करंट लायबिलिटी में ही आएंगे। वो वाले लॉन्ग टर्म लोन जिनका पेमेंट अगले 12 महीने के अंदर अंदर ही हमें निपटाना है जी, वो कहाँ आएंगे जी, हमारे करंट लायबिलिटी में आएंगे। क्वेश्चन में ये सब बातें बेटे आपको बहुत सारे जब क्वेश्चंस करते हो तब आप इन बातों पे पहुंच पाते हो, आप इसकी टेबल, ये जो है ये टेबल आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराएगी। अगला पॉइंट बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्सेस। प्रोविजन फॉर टैक्सेस कहाँ पे आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, करंट लायबिलिटी प्रोविजंस में बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। ओके, नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉइज टू बी सेटल्ड इन नेक्स्ट 12 मंथ और मोर देन 12 मंथ। क्या है जी प्रोविजन फॉर बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय, वैसे तो बेटे रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह का एक अलग एएस है, वो आपके यहाँ पे अभी नहीं है, एएस 15 स्टिल, फिर भी चलो आपको एक लिंक बताता हूँ बेटे, क्या होता है ना, जैसे ग्रेचुटी वगैरह है, पेंशन वगैरह है ना, वो सब अगर किसी को रिटायरमेंट के बाद में मिलती है तो कब मिलती है भाई, एम्प्लॉयर एंगल से सोचो, वहां पे मिलेगी नहीं, हम उसको पेमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे तो एकदम से पेमेंट कर देंगे क्या, वो पैसा ओवर द लाइफ ऑफ, मतलब ड्यूरिंग द जॉब लाइफ, ड्यूरिंग द जॉब लाइफ ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर को वो पैसा इकट्ठा करना होता है, तो वो पैसा एम्प्लॉयर अपने यहाँ पर एक प्रोविजन के रूप में रखता है, क्यों, क्योंकि ये तो पक्का है कि सर्टेन लायबिलिटी है, लेकिन अमाउंट फाइनल जाकर के तो तभी पता चलेगी एग्जैक्ट भाई बाद में कितना हिसाब किताब बैठेगा। अब ये अगर एम्प्लॉय के रिटायर होने के 12 ही महीने रह गए तो वो कहते हैं करंट लायबिलिटीज। ठीक है, और करंट लायबिलिटीज में भी, करंट लायबिलिटी प्रोविजन में भी प्रोविजन, कहां पर, प्रोविजन, क्योंकि ये तो पक्का है कि पे करना है उसको, लेकिन कितना पे करना है उसकी कैलकुलेशन उसी टाइम पे होगी, तो एक अनसर्टेनिटी है लेकिन एस्टिमेशन इज पॉसिबल। याद है ना एएस 29 ने क्या कहा था, लायबिलिटी अगर सर्टेन हो, अमाउंट अनसर्टेन हो, लेकिन एस्टिमेशन पॉसिबल हो, तो वो बन गई हमारी प्रोविजन। अगर एस्टिमेशन भी पॉसिबल नहीं हो तो करंट लायबिलिटी बन जाती थी, है ना, तो कह रहे हैं आफ्टर 12 मंथ्स अगर है तो कह रहे हैं कहां पर, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में आप उसको रखेंगे। बेटे ये भी बड़ी दिक्कत होती है, गाय भैंस बकरी और घोड़े और डॉगी वगैरह वो सब चीजें हम कहाँ रखते हैं जी, हमारे लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर कोई असेट्स है, लाइव स्टॉक कहाँ पे आएगी जी, नॉन करंट असेट्स में, उसमें भी टेंजिबल, ध्यान रखना, वो दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, बताओ, गाय भैंस बकरी और दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं जी, हाथी है कई ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वहां पर वो लकड़ी वगैरह ढोने का काम करते हैं, तो वो दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं तो इसीलिए टेंजिबल में आएंगे, कहाँ पर, पीपी। नेक्स्ट, ब्रांड्स नॉन करंट एसेट्स है, दिखती नहीं है जी, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, लाइसेंस, ये भी ऐसी है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 33, बेटे स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको नोट करने में दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत फास्ट होना है हमें रिवीजन में। हाँ जी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बाद में लाइसेंस हो गया, फिर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन पे आते हैं, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कहाँ पे आएगा जी, बेटे वही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में उसमें भी टेंजिबल में, ध्यान रखना, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आता है, कहाँ पर, लिख लो, बल्कि इसको यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, टेंजिबल के अंदर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो हमारा टेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगर इंटेंजिबल असेट्स है अंडर डेवलपमेंट तो हम उसको बोलते हैं इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट।
डेबिट बैलेंस है जी किस चीज का? अच्छा पहले इसको ले लो, कैपिटल एडवांस है जी। कैपिटल एडवांस किस चीज के लिए होता है जी? हमने कोई एसेट बनवा रहे हैं, जैसे बिल्डिंग वगैरह बनवा रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने किसी को एडवांस दे दिया। पहले वाले पॉइंट नंबर 33 में हम खुद बनवा रहे थे। पॉइंट नंबर 34 में क्या है, हमने किसी को कॉन्ट्रैक्टर को बोल रखा है कि भैया तुम बनवा देना, और हमने क्या किया, उसको एडवांस दे रखा है। या हमने कोई स्पेशल तरीके की मशीनरी खरीदनी है, तो हमने उसके लिए एडवांस दे रखा है जी, तो वो कहलाता है कैपिटल एडवांस। ठीक है। पॉइंट नंबर 35, डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। कई बार क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल मान लिया 10 लाख रुपए, और रिजर्व एंड सरप्लस में बेटे लॉस आ गया मान लिया, और लॉस है 10 से ज्यादा का। सर ऐसा कैसे हो सकता है, जितना पैसा लाएंगे उतना तो डूबा होगा, उधार भी ले रखा था 2 लाख, है ना, और हमने वो सारा डुबो दिया, 12 का 12 लाख, तो 12 लाख का लॉस हो गया। तो क्या करोगे आप, अपने शेयर कैपिटल में से घटा के दिखाओगे, लॉस को डिवेंचर होल्डर का थोड़ा ना है, लॉस तो हमारा है। तो हम क्या करेंगे, उसको शेयर होल्डर फंड में कैपिटल में से दिखाएंगे, तो फिर भी नेगेटिव आ गया, तो हम कहाँ शो करेंगे, तब भी हम इसको यही शो करेंगे। ध्यान रख लेना, ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है। ये मैं तब भी इसको बोलता रहता था जब ये चेंज आने वाला था, कि मैंने कहा ये रिजर्व एंड सरप्लस का नेगेटिव वाला हिस्सा है, जिसको लोग असेट साइड में लिखते हैं। आओ जी, क्या है जी इसके अंदर, मैं बताता हूँ। बेटे मान लिया ये हमारी क्या है, बैलेंस शीट, जिसके अंदर क्या है बेटे, शेयर होल्डर फंड्स। और बच्चों इसके अंदर शेयर होल्डर फंड्स के अंदर हमारी जो शेयर कैपिटल है वो है, मान ले बेटे 10 लाख रुपए की। कितने की है बच्चों, 10 लाख रुपए की। और यहीं पे आपको पता है रिजर्व एंड सरप्लस भी होता है, दोनों को जोड़कर तो शेयर होल्डर फंड बनता है। अब इसमें मान लिया हमारा 12 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो मैं कह सकता हूँ शेयर होल्डर फंड जो आ रहा है वो माइनस का आ रहा है 2 लाख रुपए का। अगर आप पूछोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, 10 लाख जो हमने लगाया उससे ज्यादा थोड़ा ना नुकसान हो सकता है, आंसर इज कि हमने 4-5 लाख रुपए का किसी का उधार ले रखा था। उनका भी पैसा, हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो हमने क्या किया, अपना तो पैसा डुबोया डुबोया, हमने किसी और का पैसा डुबोया। तो इसका मतलब क्या है बेटे, वो कहाँ पे आएगा हमारा, शो किया जाएगा, इसी में ही शो किया जाएगा, शेयर होल्डर फंड्स में ही शो किया जाएगा एज ए नेगेटिव फिगर। और ये चेंज सबसे प्यारा चेंज था जब शेड्यूल 6 में रिवाइज हुआ था 2012 में, तब आ गया था जी। आगे बढ़े, लो जी, तो मैं ये कह रहा हूँ डेबिट बैलेंस जो है वो कहाँ पे शो किया जाएगा, बावजूद इसके कि वो डेबिट है, बावजूद इसके कि वो नेगेटिव फिगर है, जैसे यहाँ पे 2 लाख की फिगर थी, वो रिजर्व सरप्लस में ही शो किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम उसको सजाने के लिए अदर नॉन करंट एसेट्स में ले जाएं, एसेट साइड में, वो जमाने गए जी, वो तो बहुत पहले जा चुके हैं। तो क्वेश्चन में लेकिन वो आज भी ऐसा डाटा दे देते हैं कि भाई अब बनाओ तुम शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, तो हमें वैसा नहीं करना। अगला पॉइंट, जो लॉस रिपेबल है कब, आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल, तो कहाँ आएगा, नॉन करंट में। तो लिखेंगे ना कहीं पे, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर 4-5-5-6 हेड है, हाँ जी, उसके उसमें कहाँ पे लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। अगर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है नॉन रिपेबल, तो कहाँ था बेटे, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में, उसमें से भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। पहले वाला हेड दोनों जगह पे क्या है, बोरोइंग्स का है। अगर रिपेबल ऑन डिमांड है, तो अगर एक ऐसा लोन है जो जब आओ जी तभी ले जाना, रिपेबल ऑन डिमांड है, तो वो कहते हैं कि वो करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में आएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आएगा। ये हालांकि क्वेश्चन में आज तक देखने को नहीं मिला, लेकिन एक्ट है जी पूरा। ठीक है जी। जानवी तुम शायद लिख रहे हो बेटा बार बार, है ना, लिखने में लगा ना, बजाय इसके तुम स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें आसानी रहेगी। बाकी तुम्हारी मर्जी, जैसा ठीक लगे, है ना बेटा। आओ जी, आगे बढ़ते हैं। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल अगर सेटलमेंट होना है किसमें, 12 महीने के अंदर, ठीक है ना, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, तो कहते हैं ठीक है करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में लिखो। लेकिन अगर बेटे ऑपरेटिंग साइकिल और 12 महीने से भी ज्यादा निकल गया, तो कहते हैं फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आएगा। ठीक है जी, तो हम ये सोच के बैठे रहे, अब वो जमाना गया जहां हम पूछें बताओ बेटे क्रेडिटर्स कहाँ पे आएंगे, तो हम आंसर दे देंगे कि सर करंट करंट लायबिलिटीज में आएंगे। आंसर इज नो। ये देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा बच्चों, क्या चेक करना पड़ेगा, कि वो विद इन द क्राइटेरिया ऑफ करंट असेट्स है कि नहीं। अगर है तो ही वो करंट असेट्स में आएंगे, अदरवाइज वो नॉन करंट असेट्स में चले जाएंगे। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एप्लीकेशन मनी ऑफ शेयर्स, अब इसको थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
आपको पता है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग द अलॉटमेंट एक वर्ड आया था, उसमें मैंने आपसे कहा था कि बेटे कुछ नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन मनी पेंडिंग द अलॉटमेंट बात होती है इनिशियल स्टेज की, जब कंपनी ने शुरू में इशू निकाला तो शेयर्स मार्केट में गए, तो सेबी ने क्या किया, उस पैसे को अपने यहाँ किसी शेड्यूल बैंक में जमा करवा के रख लिया कि भैया इसको आप अभी छेड़ोगे नहीं जब तक ये ना हो जाए कि भाई आपके 90% शेयर सब्सक्राइब हो जाए। पता तो लगे कि पब्लिक आपके साथ में काम करना चाहती है कि आपने एडवर्टाइजमेंट करके पब्लिक को बुला लिया। तो 90% सब्सक्रिप्शन तक जब तक हो नहीं जाएगा, उसके लिए एक टाइम लिमिट होती है, इतने टाइम के अंदर अंदर आना। हाँ जी। तो तब तक वो पैसा कहाँ रखा रहता है? एक शेड्यूल बैंक में, जिसपे ताला किसका लग रहा होता है? सेबी का ताला लग रहा होता है, जिसको कंपनी हाथ भी नहीं लगा सकती। हाँ, जैसे ही 90% अगर विद इन द टाइम हो गया तो ठीक है, तो क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है जी, फिर तो आप करो अपना बिजनेस कंटिन्यू। लेकिन उस दौरान वो पैसा हमारे ही अकाउंट में, जिस पे सेबी का ताला लगा है, क्या कहा? वो पैसा कंपनी के ही अकाउंट में जिस पर सेबी का ताला लगा है तो हमारे अकाउंट ना, तो आएगा तो हमारी बैलेंस शीट में। तो उसको हम कहाँ दिखाते थे? जो पेंडिंग अलॉटमेंट होता था, हम बैलेंस शीट में इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में शेयरहोल्डर फंड के नीचे एक अलग से हेड बना रखा। कोरस्पॉन्डिंग अमाउंट बैंक में पड़ी होती थी, बस बैंक पे ताला किसका लगा होता है? सेबी का। आज तक नहीं मिला हमें क्वेश्चन में, क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो इनिशियल स्टेज की बात होती थी। लेकिन इससे आगे की बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि भाई वो विद इन द टाइम सब्सक्राइब नहीं हो पाता, 90% सब्सक्रिप्शन नहीं होता, तो वहां पर लो है कि भैया आपको पैसा वापस करना है, और एक कट ऑफ डेट देते हैं इतने डेज के अंदर। अगर आपने कर दिया तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा? आपको वो पैसे पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट है यहाँ पर, कौन से वाला? ये रहा, ये रहा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये कहते हैं कि टू द एक्सटेंट नॉट रिफंडेबल। भाई जब तक वो रिफंडेबल नहीं, कब तक नहीं है? जब तक वो फाइनल नहीं होगा। तो एक अलग से हेड है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। लेकिन जब ये डिसाइड हो जाए कि भैया उसको वापस करना है, तो फिर तो वो हमारी करंट लायबिलिटी बन गया और हमें उसे इमीडिएटली वापस करना है। तो कहाँ आएगा वो? अदर करंट लायबिलिटी में। कहाँ पे आएगा बेटा? अदर करंट लायबिलिटी में। 46 पॉइंट मैंने पहले इसलिए बताया क्योंकि इस पर एक इंटरेस्ट का भी रोल है, इस पर एक इंटरेस्ट का भी रोल है। अगर इंटरेस्ट भी इस पे देना पड़ा तो बताओ कहाँ आएगा? सर वो तो वहीं आएगा, कहाँ पर? अदर करंट लायबिलिटी में। बस वही मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा अगर हुआ तो क्या बन जाएगी? हमारी लायबिलिटी बन जाएगी करंट लायबिलिटी, और उस पर इंटरेस्ट भी हमारा क्या बन जाएगा? हमारा उस पर जो इंटरेस्ट है हमारा एप्लीकेशन मनी पर, वो भी हमारा अदर करंट लायबिलिटी बन जाएगा। जब तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि वो रिफंड करनी है, तब तक तो पेंडिंग है जी अलॉटमेंट। और जब ये डिसाइड हो गया तो वो हमारी करंट लायबिलिटी बन गया जी, वो भी अदर करंट लायबिलिटी। और उस पर अगर लेट हो गए हम लोग तो इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, तो वो इंटरेस्ट भी वहीं पे जाएगा। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लॉन्ग टर्म लोन। बेटे एक्रूड वर्ड खाली हम लोग ना एक चीज के लिए पल्ले गांठ मार के रह जाते हैं कई बार, कि हम तो असेट्स में ही समझते हैं जी। इंटरेस्ट एक्रूड मतलब इनकम, एक्रूवल बेसिस से बना है एक्रूड। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वर्ड भी कोई एक्सपेंसेस के लिए नहीं बना खाली, कई बार आउटस्टैंडिंग इनकम वर्ड भी दे देते हैं। आउटस्टैंडिंग मतलब बाहर स्टैंड कर रहे हैं, बाहर खड़े हैं जी। किस लिए खड़े हैं जी? या तो देने के लिए खड़े हैं, लेने के लिए खड़े हैं, तो ऐसे बनाए वर्ड। तो एक्रूड और आउटस्टैंडिंग वर्ड कभी भी हम रिजिड नहीं होंगे कि एक्रूड वर्ड खाली इनकम के लिए और आउटस्टैंडिंग वर्ड खाली खर्चों के लिए, कभी भी ऐसे रिजिड नहीं होना। ठीक है ना, क्योंकि कई बार इसमें फ्लेक्सिबिलिटी में बनानी पड़ती है। वो आ जाता है आउटस्टैंडिंग इनकम के साथ आ जाता है कभी कभी, और कभी कभी एक्रूड वर्ड एक्सपेंस के साथ आ जाता है। जैसे यहाँ पे सामने देखो, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लॉन्ग टर्म लोन। अब यहाँ पे हम इसमें इनकम तो नहीं बोल सकते क्योंकि लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो क्या कहते हैं? एक्रूड बेसिस पे एक्रू हो चुका है, लेकिन ड्यू डेट अभी उसकी आई नहीं है। अब जब ड्यू डेट नहीं आई है तब भी वो क्या हमारा क्या है? अदर करंट लायबिलिटी। और ड्यू डेट अगर आ गई, पॉइंट नंबर 41, अगर ड्यू हो भी गया है तो भी वो कहाँ आएगा? अदर करंट लायबिलिटी में। दोनों ही सूरत में इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा अदर करंट लायबिलिटी में आएगा, चाहे वो ड्यू हुआ हो या ना हुआ। जैसे सैलरी में होता है ना, हम लोग देखते रहते हैं ड्यू हुआ नहीं हुआ वगैरह वगैरह, तो ये ध्यान रखना। अगला पॉइंट है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और फिर है बेटा हमारा टैक्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। अब यहाँ भी बड़ा अच्छा क्लैश है। बैंक ओवरड्राफ्ट की सुने तो इंडेस कहता है इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कवर करो। AS3 कहता है कि इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेके जाओ। शेड्यूल 3 कहता है
कि भैया इसको करंट लायबिलिटी में रखो। क्या कहा मैंने? शेड्यूल 3 कहता है करंट लायबिलिटी में रखो। एएस 3 कहता है कहां पर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेके जाओ, जब कैश फ्लो में करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट वहीं तो रखेंगे। इंडेस कहता है जो तुम फाइनल में जाके करोगे वो कहेगा कि भाई इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लाओ। वहां पर माइनस का बैलेंस है कैश का, तो वहीं रख दो। वो तो वो सीधा सीधा बात करता है। बहुत अच्छा है इंडेस। बहुत सारी चीजें उसने ऐसे रिमूव कर दी, बिल्कुल पता नहीं चला। बहुत प्यारी रिपोर्टिंग वहां पर। खैर, कम टू द पॉइंट। अभी तो हम फिलहाल बात करें शेड्यूल 3 की, लेकिन ध्यान रखना लिंक बना के रखना होता है। कई चीज कई बार इधर उधर हो जाती है। बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट के केस में, है ना, शेड्यूल 3 कहेगा लॉन्ग टर्म, सॉरी शॉर्ट टर्म उसको, बावजूद इसके कि वो ऑपरेटिंग साइकिल के बाद में पेबल है ना, तो वो देखना पड़ेगा हमें। इधर बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आएगा हमारा? शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग अदर करंट लायबिलिटी में। और जब कैश फ्लो की बात करेंगे तो वो करंट लायबिलिटी में नहीं आएगा। कभी पता चला उसको वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कर दो, वहां पे कहाँ रखा जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, कैश फ्लो में। ठीक है, लिंक बना करके पढ़ना चाहिए हमेशा। और जिन दो चीजों में कंफ्यूजन हो उनको एक टेबल की फॉर्म में बना करके लिख लिया। जैसे मैं यहाँ पे हमेशा लिखाता हूँ क्लास में, नंबर 1 शेड्यूल 3 बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आएगा? इधर अदर करंट लायबिलिटी में, इसी के बराबर में लिख लो तुरंत के तुरंत। क्या? नंबर 2 AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो बच्चा जब कैश फ्लो के चैप्टर में आता है फिर से टेबल बना देता, तो क्या होता है ना, यहाँ पे आएगा तो भी उसको रिकॉल करता रहेगा, वहां पे आएगा तो भी उसको रिकॉल पता है रहेगा उसे, कि ऐसा नहीं कि मैं एक ही जगह पे रिजिड हो जाऊं। आओ जी, प्रेफरेंस शेयर जिनका रिडम्पशन ड्यू हो चुका इसके लिए किसी ने कुछ नहीं बताया बेटे। इसके लिए सिर्फ एक गाइडेंस नोट है सी इंस्टीट्यूट का। शेड्यूल 3 में इसके बारे में कुछ नहीं बता रखा। ये क्या आएगा कहाँ पे? इसको कहते हैं कि भाई ये बताओ, थे तो बेचारे मालिक ही, हाँ, आज मान लिया उनका पैसा देना है, ड्यू हो गया, तो क्या उनको उठा के तुम करंट लायबिलिटी में रख दोगे? बड़ा गंदा लगेगा। एक दिन पहले तो बेचारे मालिक 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 कर रहे थे, अगले दिन पहले बाहर निकलो बाहर निकलो। तो कहते हैं कि इंस्टीट्यूट ने कहा कि नहीं भाई, इनको बाद में भी इज्जत दो। ठीक है, तो इसको शेड्यूल 3 बताना भूल गया, तो इसको आईसीआई का गाइडेंस नोट आया, उसने कहा कि भैया इसको ना शेयर कैपिटल वाले हेड में रखो, जहां ये रह रहे थे। इनको एक दिन और कमरा किराए पे दे दो यार। आगे चलो, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग द अलॉटमेंट वो आपने कर ही लिया कि भाई पेंडिंग द अलॉटमेंट है तो ऐसे, अदरवाइज वैसे। आइए जी आगे बढ़ते हैं। लो बेटे, तो मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में हमें जो ओवरऑल चीज करनी है वो क्या चीज करनी है। मैंने आपको पहले एक चार्ट बनाया था, दिखाया था। क्या हमें इस चैप्टर में ओवरऑल जो टॉपिक्स हैं वो क्या करने हैं? क्यों हमें इस टॉपिक का पता होना जरूरी है? क्योंकि चैप्टर बड़ा बिखरा रहता है, इसको समेटना तरीके से चाहिए। थ्योरी और फॉर्मेट वो हमने पढ़ लिया। अब हम किस पे आएंगे जी बताओ? अब हम बात करेंगे एडजस्टमेंट्स को। बेटे दो एडजस्टमेंट होती हैं, एक तो फाउंडेशन लेवल वाली, उनकी हम बात नहीं करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, रिजर्व फॉर बेड बेड रेस्ट वगैरह वगैरह, वो नहीं करेंगे। ये एडजस्टमेंट है 4, जिसमें से मैंने कहा था रिजर्व तो खत्म हो गया। रिजर्व में कोई रूल नहीं है जी, जितना मन करो उतना ट्रांसफर कर दो, और नहीं करे तो मत करो। डिविडेंड बांटने से पहले इतना ट्रांसफर करना है मैंडेटरी, ये बात पहले हुआ करती थी, बहुत पहले। अब तो मर्जी है जी तो बची कितनी इफेक्टिव? 1 2 3, फर्स्ट वाली, थर्ड वाली और फोर्थ वाली। तो फर्स्ट वाली को बात करते हैं पहले। ठीक है, एक मैं पानी भी लेता हूँ, ब्रेक लेते हैं बेटा, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आइए जी अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस। बेटा वीडियो ऑन रखिए ताकि मोटिवेशन बना रहे बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 1, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस। बेटे अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस की हम बात करूं तो हमारे दो अकाउंट है, प्रोविजन फॉर टैक्स और एडवांस टैक्स। और जो तीसरा अकाउंट है वो है हमारा टैक्स लायबिलिटी क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स, एडवांस टैक्स और टैक्स लायबिलिटी अब यहाँ पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हमने क्लास में किया हुआ था, मैं उसी से आपको कराता हूँ ये हमारा ईयर है फाइनेंशियल ईयर 18-19। वहां देखेंगे जहां जहां पे पेन लेके जाऊंगा और ये हमारा असेसमेंट ईयर। बच्चों यहाँ पे एक डेट होती है रिटर्न ऑफ, रिटर्न की डेट होती है, आईटीआर की डेट। उस आईटीआर के बेस पर हमारा हमारा टैक्स क्या होता है वो डिटरमाइन होता है, असेसमेंट आप में से अगर किसी ने ऑफिस में काम किया है तो आपको पता है, या रिटर्न भरी है तो आपको पता है
मान लें 31 जुलाई या 30 सितंबर की डेट है, उसके बाद में 143(1) का एक समरी असेसमेंट का हुआ था, वहां पर क्या आता है, अपना टैक्स कैलकुलेट करना बता रखे होते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आता है कि हाँ भाई आपकी रिटर्न एक्सेप्ट हो गई और समरी असेसमेंट ये है। नाउ कम टू द पॉइंट। बेटे साल भर का टैक्स है, अगर टैक्स बैठ रहा है तो कहते हैं एडवांस टैक्स के हिसाब से 1 2 3 4 ये चारों क्वार्टर में कुछ ना कुछ उनका एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट है। तो इस साल के लिए हम एक अंदाजा टैक्स निकालते हैं जो अगली बार जाकर के यहाँ पर फाइनल हो रहा होता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 18-19 है, नेट प्रॉफिट 15 लाख का है। हमने एस्टिमेट किया कि उस पर 30% का नहीं 4.5 लाख का टैक्स एस्टिमेटेड है। और हमने क्या किया, थोड़ा सा कहीं ऐसा ना हो 234 ABC का कोई इंटरेस्ट लग जाए, तो हमने क्या किया 4,70,000 हमने जमा करा दिया। प्रोविजन बनाने की एंट्री होगी, एडवांस टैक्स जमा करने की एंट्री होगी, लो जी। एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, और एडवांस टैक्स जमा कराने की एंट्री एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटे इसी बात के दोनों के लेजर होंगे, एडवांस टैक्स का भी प्रोविजन फॉर टैक्स का भी हमने लेजर बना लिया, और ये हमारा बैलेंस CDBD हो गया यहाँ पर। ठीक है जी। बैलेंस शीट में किस तरह से आएगा, ये असेट साइड में आएगा जी एडवांस टैक्स, और लायबिलिटी प्रोविजन में कहाँ आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 4,50,000। अगले साल की अगर मैं बात करूं, इसी क्वेश्चन के जरिए हम लोग अकाउंट समझ रहे हैं। जब डाटा 2 साल का होता है, सेम डाटा हमने फिर से यहाँ पे बात की, क्या प्रॉफिट है मान लें बेटा 25 लाख का, और उस पर हमारी प्रोविजन जो बन रही है 30% के हिसाब से 7.5 लाख की। एडवांस टैक्स हमने जमा कराया 7,85,000। असेसमेंट ईयर 19-20 बोलेंगे इसको, जो फाइनेंशियल ईयर है इसका। अच्छा 1 मिनट, ठीक है जी। 4,52,000 का क्या हुआ, हमारा पिछले साल का टैक्स असेस हुआ। लो जी, ओके। ये पिछले क्वेश्चन का ही कंटिन्यूशन वाला पार्ट है। मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर बताओ बेटे कितने का बैलेंस निकला, ये वाला प्रोविजन फॉर टैक्स और एडवांस टैक्स का ये बैलेंस निकला। इसी को हमने क्या किया, बैलेंस में ब्रोट डाउन कर लिया। ये जो इनके बैलेंस है ना, हमने लेजर यहाँ पे हमने ब्रोट डाउन कर लिए। 4.5 लाख और 4,70,000। अब करंट ईयर में टैक्स का कितने का प्रोविजन होना चाहिए जी, 7,50,000 का। ये रहा जी बैलेंस शीट। बेटे कितना बैठा पिछले साल का टैक्स जो फाइनल हुआ, 4,52,000। तो 4,52,000 हमारा फाइनल का टैक्स बैठ गया। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू टैक्स लायबिलिटी, जितना कम प्रोविजन बनी हमने P&L से ले ली फिर फर्दर। और करंट ईयर में कितने का बैलेंस होना चाहिए, 7.5 लाख का। तो हमने क्या किया बेटे, इतने की हमने यहाँ पर नई प्रोविजन बना ली। अगला पार्ट, जो हमने एडवांस टैक्स जमा करा रखा था पहले 4,70,000 का, हमने फर्दर पेमेंट किया। बैलेंस कितना 7,85,000। पिछले साल का जो टैक्स डिसाइड हुआ था वो कितना 4,52 डिसाइड हुआ था, जो हमने कहां से टैक्स लायबिलिटी हमने एडवांस टैक्स से सेटल कर दी। तो बचा कितना हमारा 8,03,000 का एडवांस टैक्स बच गया। तो ये बेटे हमारा एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स का कॉन्सेप्ट, क्योंकि रिवीजन है थोड़ा, हमने उसी हिसाब से बात की। अगली जो एडजस्टमेंट है हमारी वो क्या है जी, हमारी डिविडेंड एंड अदर रिजर्व्स। डिविडेंड एंड रिजर्व्स में कहते हैं कि क्या कि भैया अब जो है कोई भी कंपल्सरी ट्रांसफर है ही नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है कि हम लोग जो है ना ट्रांसफर करें रिजर्व में। अब तो सीधा सीधा हिसाब किताब है, क्या आपका मन करे तो ट्रांसफर करो, नहीं करे तो कोई ट्रांसफर मत करो। डिविडेंड जो गाइडेंस नोट है इसमें क्या क्या रखा है बेटे, कि हम इसको जो है क्या करेंगे, डिविडेंड कहां से दिया जा सकता है, आउट ऑफ प्रॉफिट जो करंट ईयर का होगा, लास्ट ईयर का होगा, या फिर कैपिटल प्रॉफिट नंबर 3, ये प्रायोरिटी रहेगी। हम सीधा सीधा हम कह दें कि खाली रेवेन्यू में से देंगे तो बेटे हम ध्यान रखना कैपिटल में भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे लास्ट में। कैपिटल प्रॉफिट्स, कैपिटल नहीं कैपिटल प्रॉफिट्स। क्या हम कैपिटल में से कभी बांट सकते हैं, आंसर इज नो। डिविडेंड एक टर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, मीनिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ, मतलब जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने किसको, शेयर होल्डर को। कहां से हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आइए जरा। सबसे पहले बेटे ये चार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट और इससे अगला चार्ट। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो आप इन दोनों चार्ट पे कमांड बना लो। प्रॉफिट हम सॉरी डिविडेंड हम कहां से बांट सकते हैं, करंट ईयर के प्रॉफिट में सबसे पहले प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी लिखी हुई है, सबसे पहले हम उसमें से बांटेंगे। नंबर सेकंड, कि करंट ईयर में अगर प्रॉफिट है या नहीं है, तो बेटे हम क्या करें, पिछले साल का प्रॉफिट लेंगे।
पिछले साल का प्रॉफिट मतलब रिजर्व और प्रॉफिट दोनों चीजें। अगर कुछ यहाँ से बांटना चाहे, हाँ जी, नंबर थर्ड मिक्स कर सकते हैं। नंबर 4, अगर भाई गवर्नमेंट ने कोई ऐसी सहायता प्रोवाइड कर रखी है, ग्रांट दे रखी है, तो हम वहां से कर सकते हैं। ठीक है, अब जो डिविडेंड दिया जाएगा उस बात की क्या कंडीशन है जी, क्या कंडीशंस हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले? बेटा ये सबसे ज्यादा खतरे वाली चीज है कि क्वेश्चन में यही चीज है जो आती है। कहते हैं सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन आपका पूरा का पूरा राइट ऑफ हो चुका हो, करंट ईयर का भी पुराने ईयर का भी, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, पास्ट ईयर के लॉसेज हैं वो राइट ऑफ हो, पता चला तुम बांटने जा रहे हो और तुम्हारे पुराने लॉस खड़े हुए हैं। नंबर थर्ड बात, कह रहे अगर तुमने पुराने वाले रिजर्व्स में से डिस्ट्रीब्यूट करने की सोच लिया है तो कहते हैं कि भाई इससे ज्यादा आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, पुराने रिजर्व को आपको निकालना है, हाँ जी, तो आप पुराने रिजर्व को इससे ज्यादा रिजर्व विड्रॉ नहीं कर सकते। 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जो लेटेस्ट बैलेंस शीट है। ठीक है जी। अब यहाँ पर बेटे पेड अप कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस लिखा हुआ है, इधर मिनिमम बैलेंस जो आफ्टर विड्रॉल कह रहे हैं कि आप रिजर्व में से कितना निकाल सकते हो। मैं इसमें यहाँ पे दूसरा तरीका बताने का कि आप निकालोगे कितना इसके अलावा आप सारा निकाल सकते हो, इतना छोड़ देना, 15% ऑफ पेड अप कैपिटल, ये आप छोड़ देना। एक क्वेश्चन के जरिए हम लोग बात समझते हैं। मैं आपको एडवांस क्वेश्चन लेके आता हूँ क्योंकि हम लोग रिवीजन में हैं, तो मैं आपको सीधा सीधा एडवांस वाले क्वेश्चन पे ले आता हूँ, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, फटाफट से इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो या रीड करना शुरू करो जल्दी से। लो जी, मैं भी पढ़ता हूँ। ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स, क्योंकि प्रॉफिट कम थे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। ठीक है, पीक्यूआर लिमिटेड ने प्रपोज किया कि भाई हम लोग ना डिक्लेयर करते हैं 8.5%। पीक्यूआर लिमिटेड चाहती है कि वो 8.5% का डिविडेंड बांटे। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स एसर्टेन, भाई आपको कुछ नीचे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कह रहे इससे आप डिसाइड करो the amount which can be utilized from the reserve for the purpose in accordance with the company rule 2014। बेटे ये जो रूल हमने पढ़े वो कंपनीज रूल 2014 कहलाते हैं, जो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड और रिजर्व्स के हैं। जब हम उसको रिजर्व से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस बात के रूल है। कैपिटल कितने की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15 लाख की। नाम क्या है, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की बेटे, 110 लाख की। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है ओपनिंग वाला, 1/4/2014 को बैलेंस था कितने का, 25 लाख का। ठीक है जी। और कैपिटल रिजर्व था 1/4/2014 को 10 लाख का। रिवैल्यूएशन रिजर्व बेटे 15 लाख का। तो ये सिचुएशन थी। नेट प्रॉफिट जो है वो करंट ईयर का कितने का था, 4,85,000 का। एवरेज रेट जो डिविडेंड का है पिछले 3 साल का जो एवरेज रेट है बेटे उसका ध्यान रखना, उससे ज्यादा चीज नहीं हो सकती, 12%। ये भी एक हमारा लो का पॉइंट है। जो रेट ऑफ डिविडेंड है मैक्सिमम अप टू एवरेज ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ लास्ट 3 years immediately preceding the period। अब देखो जी, कुल मिलाकर ये सिचुएशन है। करंट ईयर में ये नेट प्रॉफिट है जी। ठीक है, ये हमारे रिजर्व्स का बैलेंस है ओपनिंग, और ये इन चीजों का, ये कैपिटल और रिवैल्यूएशन रिजर्व और ये कैपिटल है। कंपनी चाहती है 8.5% बांटना। करंट ईयर में प्रॉफिट कितना है, 485। तो इसमें क्या करते हैं, ये पक्का है कि भाई 8.5% कितना आएगा, जरा बताओ 8.5% कितना आएगा। 8.5% हम निकालें
तो इसका 8.5% निकालो। 110 लाख का 8.5% होता है 9,35,000 और प्रॉफिट कितना है इसके पास में 4,85,000 बस। तो इनएडिक्वेट है, आंसर इज यस, इनएडिक्वेट है। तो इसका मतलब इसको जो प्रॉफिट अगर बांटना है तो ये पिछले साल के प्रॉफिट को भी विड्रॉ करेगी, रिजर्व को भी। अब रिजर्व वाले रूल लागू हो जाएंगे कि भाई आप रिजर्व कितना विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका ना एक सिस्टम है, स्टेप है। सबसे पहले आप जो पहले वाली कंडीशन है आप उसको यहाँ पे सेटिस्फाई कर लो कि आप विड्रॉ कितना कर सकते हो। दो कंडीशन है बेटे, कौन कौन सी वाली? एक तो कंडीशन आपने चार्ट में ये देखी थी कि आप कितना मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हो, 10% ऑफ पेड अप कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। और दूसरी कंडीशन थी क्या कि आप 15% छोड़ करके कि मिनिमम आपको इतना मेंटेन करना है, बाकी का आप विड्रॉ कर सकते हो। तो हम स्टेप नंबर फर्स्ट में ये वाला काम करेंगे, स्टेप नंबर 2 में हम लोग ये वाला काम करेंगे। आइए जी, स्टेप नंबर फर्स्ट कि आप कितना निकाल सकते हो। यहाँ पर है 10% ऑफ पेड अप कैपिटल लिखा था बेटे, पेड अप कैपिटल, यहाँ पे पेड अप इक्विटी नहीं लिखा ना पेड अप प्रेफरेंस, तो पेड अप कैपिटल लिखा है, इसका मतलब दोनों कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में जो भी शेयर कैपिटल है हमारी, इक्विटी वाली प्रेफरेंस, भले ही हम डिविडेंड रेट इक्विटी का डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। तो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों हमने कैपिटल ले ली, प्लस फ्री रिजर्व एंड सरप्लस। हमारा फ्री रिजर्व एंड सरप्लस कितने का है जी? 25 लाख का। सबको जोड़ा, कुल मिलाकर इसका 10% कितना है? 15 लाख की हम पुराने वाली फ्री रिजर्व में से सिर्फ 15 लाख निकाल सकते हैं। अगला पार्ट, मैक्सिमम विड्रॉल कितना होगा जी? दूसरी कंडीशन कि रिजर्व का बैलेंस कितना है? 25 लाख का। तो आपको कम से कम 15% तो आपको छोड़ना है जी पेड अप कैपिटल का। पेड अप कैपिटल मतलब दोनों कैपिटल, इक्विटी और प्रेफरेंस को हमने टोटल किया 110 और 15, 125 होगा। 125 का 15% इतना आपको छोड़ना है, यानी कि बाकी आप निकाल सकते हो। 1875 छोड़ना है, 25 लाख का है, तो यानी 625 यहाँ निकाल सकते हो। बताओ बेटे, एक कंडीशन कह रही है 15 लाख निकाल सकते हो, दूसरी कंडीशन कह रही है 6.25 लाख निकाल सकते हो। दोनों में से कितना आप मैक्सिमम निकाल सकते हो जो दोनों को सेटिस्फाई करे, यानी कि नंबर सेकंड वाली, यानी कि 6,25,000 से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते हो। तो परमिशन कितने की मिलेगी? स्टेप नंबर थर्ड, लोअर की मिलेगी परमिशन। अब इसमें से अलाउड कितना है? क्या ये सारा का सारा हम निकाल सकते हैं जितने परमिशन मिली है? हमें राइट ऑफ करना होता है पुराना डेप्रिसिएशन, करंट वाला डेप्रिसिएशन, पुराने लॉस वगैरह। तो क्या क्या कह रहे हैं, अलाउड कितना है कि 625 में से पुराना करंट वाला लॉस डेप्रिसिएशन, पुराना करंट वाला इस क्वेश्चन में नहीं है। जिन क्वेश्चन में होगा वो यहाँ पे घट जाएगा। तो ये है जी वो अमाउंट जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको देखूं, तो ये अमाउंट मैं पुराने वाले रिजर्व से निकाल सकता हूँ। क्या है निकल के ये अमाउंट? वो अमाउंट जो मैं पुराने वाले रिजर्व में से निकाल सकता हूँ। बेटे करंट ईयर में से कितना इक्विटी के हाथ लगेगा कि भाई करंट ईयर में 485 का टोटल प्रॉफिट है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15 लाख की, जिस पर 8% के हिसाब से 1,20,000 का डिविडेंड तो वही ले जाएगा। यानी इक्विटी के हाथ में कितना लगा? 3,65,000। तो 3,65,000 तो ये, और प्लस पुराना रिजर्व ये, दोनों मिलाकर के अगर मैं देखूं तो ये 9% बैठता है। और कंपनी चाहती है कि वो 8-8.5% बांट ले, लेकिन रुको, एक कंडीशन और भी है कि पिछले 3 साल के एवरेज रेट से ज्यादा तो नहीं है। पिछले 3 साल का एवरेज रेट है 12%, नहीं जी ज्यादा नहीं है। तो 9% आ रहा है, हाँ जी 9% तक बांट सकते हैं कि बांट सकते हैं, हाँ जी 12% से ज्यादा नहीं है, 9% तक हम बांट सकते हैं। लेकिन कंपनी बांटना कितना चाहती है? 8.5%। ओके जी, आप बांट सकते हो जी। नाउ क्वेश्चन इज, ठीक है जी डिविडेंड का रेट ये है, लेकिन वो निकलेगा किस पे? तो एक टेबल है बेटे, उसको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। कई बार क्वेश्चन में हम पेड अप पे निकाल रहे होते हैं, कई बार हम नॉमिनल पे निकाल रहे होते हैं, पता तो हो। कहते हैं जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन स्पेसिफाई करते हैं तो एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जब कोई प्रोविजन नहीं होता है आर्टिकल में, और टेबल एफ, जैसे पुराने टाइम पे टेबल ए हुआ करती थी, टेबल ए टेबल बी, अब यहाँ पर टेबल एफ है। टेबल एफ हमने एक्सक्लूड नहीं कर रखी और अगर कुछ भी अमाउंट पेड है तो पेड अप है, हो सकता है ना कि भाई पार्टली पेड अप हो, ठीक है। और अगर मान लिया कोई भी अमाउंट पेड अप नहीं है तो कहते हैं फेस वैल्यू पे, फिर तो सिर्फ उन जगह पर फेस वैल्यू होगी जहां कुछ भी अमाउंट पेड अप नहीं होगी। जब कोई भी प्रोविजन नहीं होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में और टेबल एफ को एक्सक्लूड कर रखा होगा, तब फेस वैल्यू, ठीक है जी। आइए जी अब मैनेजर रेम्युनरेशन, तो हमारी जो एडजस्टमेंट है, और ये सबसे खतरनाक वाली एडजस्टमेंट है। तो मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर जो हमें पढ़ना है हमने ये वाली एडजस्टमेंट पढ़ ली, ये वाली एडजस्टमेंट पढ़ ली, ये पढ़ लिया,
अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं लास्ट एडजस्टमेंट। इसके बाद में हमारे सीधे सीधे क्वेश्चन ही है जी। लो बेटे, मैनेजरियल रेम्युनरेशन यही है जहां पर सबसे ज्यादा अमेंडमेंट आई थी। और मैनेजरियल रेम्युनरेशन इट मीन्स एनी मनी और इट्स इक्वलेंट गिवन और पास टू एनी पर्सन। अगर मान लिया हमने किसी भी पर्सन को कोई भी पेमेंट दिया, मनी और उसके इक्वलेंट, किस लिए? कंपनी ने किसके बदले दिया? उसकी सर्विसेज लेने के बदले। तो क्या कहलाता है वो? परक्यूजिट वगैरह जो भी चीजें हैं वो सब मिला करके मैनेजर रेम्युनरेशन होती है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 78 वो मैनेजर रेम्युनरेशन दो तरह से दिया जाता है। बेटा इसमें बहुत सारी टेबल हैं जो कई बार समझ में नहीं आती, कई बार इफेक्टिव कैपिटल याद करना समझ में नहीं आता, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ये चार्ट बहुत काम की चीज है। मैं आपको इस वाली क्लास में सिर्फ प्रोविजन समझाऊंगा। अगली क्लास हमारी जो होगी वो सिर्फ प्रैक्टिस की क्लास होगी। उसमें सारे सारे क्वेश्चन होंगे मैनेजर रेम्युनरेशन के भी और कंपनी फाइनल अकाउंट के भी। देखिए जरा, सेक्शन 197 में है ये बातें जो बताई गई हैं। कंपनी के पास में अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो जो डिविडेंड दिया जाएगा वो किस बेस पे दिया जाएगा? बेस्ड ऑन परसेंटेज नेट प्रॉफिट। तो परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही है तभी तो हम दे सकते हैं परसेंटेज बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट। अगर कंपनी के पास में प्रॉफिट नहीं है सफिशिएंट, कंपनी के पास में सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है या कंपनी लॉस में है, तो ये केस आ गया हमारा अदरवाइज में। तो उस केस में क्या मैनेजर ने बेचारे ने मेहनत नहीं करी? भाई मेहनत करी उसने, कोरोना आ गया कोई भी बात रही तो इसका मतलब थोड़ा ना कि उसको उसका घर के चलने के लिए खर्चा न दी जाए। तो कहते हैं कि बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल। दूसरा केस कब होगा? दूसरा केस होगा जब कंपनी के पास में प्रॉफिट नहीं है या इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। तो हम ऐसे केस में कैपिटल के बेस पे बांटते हैं, इफेक्टिव कैपिटल के बेस पे बांटते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अगर इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है और अगर इफेक्टिव कैपिटल पॉजिटिव है। ठीक है, आइए जी, तो कुछ बातें हैं जो यहाँ पर हमें देखनी है। इफ एनी कंपनी if company paid any liability of manager person is also included in manager remuneration। अगर कंपनी कोई भी पेमेंट मैनेजर पर्सन के बिहाफ पर करती है, जैसे उसके दूध का बिल दे दिया, उसके घर के बिजली का बिल दे दिया, तो वो सब क्या है? वो एक तरह का रेमुनेशन का ही पार्ट माना जाएगा। पेमेंट ऑफ डायरेक्टर फीस, सिटिंग फीस, मीटिंग फीस वगैरह, भाई ये सब क्या है? ये तो हम डायरेक्टर को बुला रहे हैं कि भैया आ जाओ प्लीज, बैठ जाओ, बात करो हमसे। तो उसका मतलब क्या है? उनके जो आने आने के खर्चे हैं 2000 आल्सो पेड, 2000 लाइक रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस नोट द रेमुनेशन। तो इसको रेमुनेशन की फीस के स्कोप से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट, डायरेक्टर में सब लोग शामिल है, फुल टाइम पार्ट टाइम वगैरह वगैरह। अमाउंट पेबल टू डायरेक्टर जो है एज ए मतलब किस बात के लिए? फॉर दियर प्रोफेशनल सर्विसेज, कहते हैं कि वो उसमें इंक्लूड नहीं होती है। जैसे मान लिया कोई डायरेक्टर है, अगर वो बिजली का टेक्नीशियन भी है तो उस भाई बिजली का काम कोई कराना था मान लिया कंपनी में, तो वो उसने कर दिया। तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा? वो पेमेंट जो उसको पे किया गया 2000 नोट कॉल्ड रेमुनेशन, 2000 पेमेंट ओनली फॉर दियर ओन पर्सनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, अगर हम इफेक्टिव कैपिटल के बेस पर दे रहे हैं तो बेटा यहाँ पर एक छोटी सी टेबल है जो हमें याद करनी है। ये कब आया? जब यहाँ पर इस वाले केस में अगर नील है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो कैसे होगा? कहते हैं अगर इफेक्टिव कैपिटल जो है वो 5 करोड़ से कम है तो साल भर का रेमुनेशन सभी डायरेक्टर्स के लिए कितना है? 60 लाख रुपए पर एनम। और अगर 5 करोड़ या उससे ज्यादा है लेकिन 100 करोड़ से कम है तो कहते हैं 84 लाख पर एनम। और अगर 100 करोड़ या उससे ज्यादा लेकिन 250 करोड़ से कम है तो कहते हैं 120 लाख रुपए पर एनम। अगर 250 करोड़ से ज्यादा है तो कहते हैं 120 लाख तो दे देना, प्लस ऊपर वाले पार्ट का जो इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ से ऊपर होगी उसका 0.01% भी आपको देना है। तो दिस इज द रेमुनेशन विच इज पेबल टू ऑल पार्ट टाइम फुल टाइम वगैरह वगैरह सबका, सभी मैनेजर्स के लिए ओवरऑल जो रेमुनेशन है वो ये होगा जी। तो हमने ये तो देख लिया कि भाई अगर इफेक्टिव कैपिटल के बेस पर रेमुनेशन दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा। जरा आप ये देखते हैं, आइए इसका प्रोविजन देखते हैं। क्या? अगर बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट है तो भाई रेमुनेशन कैसे देना है।
सेक्शन 197 कहता है कि भाई सारा मत दे देना। क्या मतलब, इसने रेस्ट्रिक्शन लगाई कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना देंगे हम लोग, 11%। कितना देंगे, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जो फीस पेबल है फॉर अटेंडिंग द मीटिंग दैट इज नॉट पार्ट ऑफ रेमुनेशन। अब ये 11% के ऊपर भी एक प्रोविजो है। क्या, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल ले रहे हैं तो हम इससे ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन शेड्यूल 5 के ध्यान रखना होता है। अच्छा, क्या लिखा है जी, कह रहे हैं जो 11% है उसके अंदर भी थोड़ा सा कुछ प्रोविजन है। क्या कह रहे हैं, अगर बिजनेस में अगर बड़ा हाथी है और अगर छोटा हाथी है, कहते हैं अगर बड़ा हाथी है मतलब होल टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर, तो ये कहते हैं कि ये देखो कितने लोग हैं वहां पर। अगर एक होल टाइम डायरेक्टर है तो 5%, अगर एक से ज्यादा है तो 10%, सबको मिला करके टोटल 10% मिलेगा, चाहे वहां 50 क्यों ना हो। पार्ट टाइम डायरेक्टर का इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या वहां पर होल टाइम है एक भी। अगर एक भी होल टाइम है तो इनके लिए सिर्फ 1% बचेगा, और अगर एक से ज्यादा, अगर वहां पर एक भी नहीं है, अगर एक भी होल टाइम नहीं है तो इनको मिलेगा ज्यादा, वो मिलेगा लेकिन कितना, सिर्फ 3%, सारे पार्ट टाइम डायरेक्टर्स के लिए। ठीक है, remuneration shall not be deducted for the calculation of remuneration percentage is always calculated। ये किस वाले प्रॉफिट पे निकलेगी जी, जैसे पीजीबीपी में एक अपना एक तरीका होता है प्रॉफिट निकालने का, ऐसे बेटे यहाँ पर भी कंपनी में प्रॉफिट निकालने का एक तरीका होता है, वो सेक्शन 198 में बताया गया है। और सेक्शन 198 क्या बताता है जी, कि मैनेजर का जो खुद की मेहनत का प्रॉफिट होगा उस पर हम उसको कमीशन देना चाहते हैं, तो कुछ खर्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जो हमने घटा रखे होंगे, मैनेजर उनको घटवाना नहीं चाहता होगा क्योंकि उसमें उसकी मेहनत दब जाएगी बिना बात के, तो वो उसको क्या बोलेंगे हम, डिसअलाउड एक्सपेंसेस। और कुछ खर्चे ऐसे होंगे जिनको मैनेजर जबरदस्ती यहाँ पर हटाना चाहता है, लेकिन वो अलाउ होंगे क्योंकि वो बिजनेस का रूटीन खर्चा है, जैसे रेंट वगैरह। तो कहते हैं कि ऐसे खर्चे अगर उनको नहीं घटा रखा है तो भाई तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तुम घटा दो, तुम कौन, कंपनी वाले। और अगर ऐसे खर्चे जो जबरदस्ती के डाल रखे हैं जिससे मैनेजर की मेहनत दब रही है, कह रहे हैं उसको तुम हटा दो क्योंकि फिर मैनेजर के साथ अन्याय हो जाएगा। ऐसे बेटे कुछ इनकम की बात है, जो बिजनेस में उसने मेहनत की वो इनकम काउंट होनी चाहिए, अगर नहीं ऐसी कोई चीज है तो वो काउंट नहीं होगी। एक क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं छोटा सा, बाकी की बातें हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ये छोटा सा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखना अच्छे से। केस नंबर 1 के अंदर ए और बी, अगर होल टाइम डायरेक्टर वहां पर एक है और पार्ट टाइम डायरेक्टर भी एक है, तो कितनी परसेंटेज है जो बैठती है। अगर एक होल टाइम डायरेक्टर है तो चार्ट में लिखा था कि 1% दिया जाएगा उस होल टाइम डायरेक्टर को, और पार्ट टाइम डायरेक्टर का इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या कोई भी होल टाइम है वहां पर, अगर है तो क्या होगा, फिर तुम्हारे लिए कम कितना है, 1%। और अगर केस नंबर बी है तो वहां पर पार्ट टाइम डायरेक्टर बहुत सारे हैं, बावजूद इसके कि पार्ट टाइम डायरेक्टर बहुत सारे हैं, वो फंस जाएंगे क्योंकि उनका तो रेमुनेशन इस बात पे डिपेंड होता है कि अगर एक भी पार्ट फुल टाइम वाला मिल गया तो उनको कम मिलेगा, कम कितना बेटा, 1%। तो यहाँ पर आंसर हमारा सेम रहेगा क्योंकि होल टाइम डायरेक्टर एक है वहां पर। अगर केस नंबर 2 की मैं बात करूं, केस नंबर 2 में देखो ए और बी दोनों केस वो हैं जहां पर एक से ज्यादा होल टाइम डायरेक्टर है, और चार्ट ये कहता है कि अगर एक से ज्यादा होल टाइम डायरेक्टर है तो सारे बड़े हाथियों के लिए कितना, 10%, चाहे केस नंबर ए हो चाहे केस नंबर बी हो। पार्ट टाइम डायरेक्टर का इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर एक भी होल टाइम मिल गया तो उसके लिए कम रहेगा, कम कितना है, 1%, दोनों जगह 1% आ जाएगा, और कितना बैठेगा, 11%। केस नंबर 3 में आते हैं जी, अगर एक भी होल टाइम नहीं है, सिर्फ पार्ट टाइम है, तो कहते हैं हमें इस बात से कोई मतलब नहीं पार्ट टाइम कितने लोग हैं, हमें इस बात से मतलब है पार्ट टाइम के लिए कि भाई एक भी होल टाइम है क्या वहां पर। अब जब एक भी नहीं है तो तुम्हें ज्यादा मिलेगा, चाहे वो वहां पे पार्ट टाइम डायरेक्टर एक हो, या केस नंबर बी चाहे वहां पार्ट टाइम डायरेक्टर 15 हो। केस नंबर 4, केस नंबर 4 ये कहता है जी, अगर एक होल टाइम डायरेक्टर है और एक भी पार्ट टाइम नहीं है तो ठीक है, सिर्फ होल टाइम डायरेक्टर का नॉमिनेशन बनता है, वो कितना है, 5%। अगर एक से ज्यादा है तो कितना बनता है, 10%। लास्ट वाला केस जब कोई है ही नहीं तो फिर क्या मिलेगा। ठीक है जी, तो हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, वहां पर
मैनेजर एडमिशन वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है, और वहां पर हम लोग फुल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पूरा शेड्यूल थर्ड हमारा नेक्स्ट क्लास में जाकर ओवर होगा बेटा, ठीक है बेटा, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।